चल रही है, तो आपकी पढ़ाई में थोड़ा और मसाला, थोड़ा और तड़का ऐड करने के लिए आज फिर से शुरुआत करते हैं आज की क्लास। चैप्टर नेम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। बातें चल रही है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स की, बातें चल रही है एनिमल वर्ल्ड के डिफरेंट एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करी हमने बात करी ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम किससे बना हुआ, हमने बात करी कि ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी के अंदर पाए जाने वाले जो मिलियंस ऑफ द नेफ्रॉन्स होते हैं, उन मिलियंस ऑफ द नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। दो तरह के नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं। इन दोनों की लोकेशन, इन दोनों का फंक्शन, इन दोनों का स्ट्रक्चर कैसे अरेंजमेंट है, इसके बारे में हमने बात कर ली है। आज हम मेन जो हमारा मुद्दा होगा, आज हमारा टॉपिक जो मेन होगा वो होगा भाई साहब, टॉपिक ऑफ द टुडेज टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन बनाने का मैकेनिज्म डिस्कस होगा आज कि आखिर ये यूरिन बनती कैसे है, यूरिन कैसे बनती है भाई जरा बताएं। तो कह रहे यूरिन कैसे बनती है, आज प्रोसेस इसका डिस्कस करेंगे कि कैसे बनती है। डिस्कस होगा यूरिया फॉर्मेशन। जैसे कि आप जानते हो यूरिया एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी में जो बनाया जाता है तो अमोनिया, लेकिन हम उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करते हैं, हमें यूरियोटेलिक कहा जाता है। तो कैसे ये यूरिया बनाई जाती है, इस यूरिया को कैसे बनाया जाता है, आज इसके बारे में बात होगी। और यूरिन फॉर्मेशन के मैकेनिज्म में फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के बारे में बात होगी। आज थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी तक तो केवल हम नाम सुन रहे थे कि यूरिया कुछ होता है, अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि यूरिन फॉर्मेशन किडनी में होता है। आज बात होगी यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, एक्चुअल यूरिन क्या होता है, कितना प्रोड्यूस होता है। आज इन सारी बातों की पोल खोली जाएगी। ये अंदर की बात है, यूरिन की बात है, तो जरा ध्यान से सुनेंगे, जरा ध्यान से सुनेंगे, जरा मन लगा के सुनेंगे कि इस यूरिन का फॉर्मेशन करने का जो मैकेनिज्म है वो क्या है। तो मैकेनिज्म सबसे पहला पार्ट समझे कि यूरिन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म पूरा साइंटिस्ट ने ओवरऑल डिवाइड कर दिया है। पूरे मैकेनिज्म को आप डिवाइड कर सकते हो दो पार्ट्स में। यूरिन फॉर्मेशन के मैकेनिज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो बेटा। एक है जिसे कहते हैं बायोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। क्या है ये? बायोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। बायोकेमिकल एस्पेक्ट क्या होता है? बायोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन ये पहला है, मतलब बायोकेमिकल कंटेंट जो यूरिन का है उसमें हम बात करेंगे यूरिया सिंथेसिस की। बायोकेमिकल एस्पेक्ट कहता है कि यूरिया सिंथेसिस कैसे होती है। तो यूरिया जो चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है उसकी सिंथेसिस के लिए हम बात करते हैं यूरिया सिंथेसिस। और ये जो यूरिया की सिंथेसिस है ये कहां होती है, इसकी साइट क्या होती है? ये होती है लिवर सेल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरिया बनाया लिवर में जाता है, इसे निकालता है किडनी। तो यूरिया सिंथेसिस लिवर में होती है और इस यूरिया की सिंथेसिस जिस प्रोसेस के थ्रू होती है उसे कहते हैं ऑर्निथीन साइकिल। उसे कहते हैं ऑर्निथीन साइकिल। तो ऑर्निथीन साइकिल के बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगा, क्योंकि एनसीईआरटी में ये नहीं दिया है, लेकिन आपको यूरिया सिंथेसिस का एक प्रोसेस, एक ब्रीफ, एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कहां से पूछा जा सकता है, इसके छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, वो मैं आपको यहां से बता दूंगा। केवल कुछ पार्ट ही समझाऊंगा इसका, बहुत ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे। छोटा सा पार्ट है, इसे समझ लेंगे, दिमाग में रखेंगे कि भाई यूरिया बनाने के लिए कौन सा बायोकेमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, क्योंकि यही हमारा मेन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है। और दूसरा है भाई साहब जो एक्चुअल यूरिन फॉर्मेशन है, जिसे हम कहते हैं, इसे कहते हैं मैकेनिकल एस्पेक्ट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मैकेनिकल एस्पेक्ट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, जो कि एक्चुअल यूरिन फॉर्मेशन कहा जाता है। इसी को कहते हैं एक्चुअल यूरिन फॉर्मेशन। क्या कहते हैं? एक्चुअल यूरिन फॉर्मेशन। ये हमारी किडनी के नेफ्रॉन्स इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या कहते हैं? एक्चुअल यूरिन फॉर्मेशन हमारे किडनी में होता है, और किडनी में जो नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं ये नेफ्रॉन्स की मदद से किया जाता है। याद रखेंगे, साइट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, एक्चुअल यूरिन फॉर्मेशन, ये है हमारी किडनी, और किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स। इसीलिए नेफ्रॉन को फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहा जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की फंक्शनल यूनिट कौन है? ये नेफ्रॉन्स। तो इन नेफ्रॉन्स में ये जो यूरिन का फॉर्मेशन है इसके लिए 3 स्टेप्स, 3 प्रोसेसेस होते हैं। याद रखेंगे, मैकेनिकल एस्पेक्ट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। 3 स्टेप में यूरिन बनती है। जो ब्लड आता है किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन के लिए, उस ब्लड को यहाँ 3 प्रोसेस करके 3 स्टेप में यूरिन में कन्वर्ट किया जाता है। सबसे पहले उस ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, उसे कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या कहते हैं? सबसे पहला स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इसी को कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या कहते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यहाँ ब्लड का फिल्ट्रेशन किया जाता है। ये जो ब्लड आया है, इसी में कचरा छिपा हुआ है, इसको पहले छान लो, पहले इसको छान लो, एक छन्नी, एक फिल्टर लो और उसको छान लो। छानने के बाद जो नीचे आएगा वो छना हुआ कंटेंट जो होगा वो होगा फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेशन के बाद जो बनेगा वो बनेगा फिल्ट्रेट। अब वो जो फिल्ट्रेट होगा उसमें से कुछ काम की चीजें अब्सॉर्ब करके, कुछ एक्स्ट्रा कचरा ऐड करके फाइनल यूरिन बनाया जाता है। ध्यान से समझेंगे, पहले ब्लड को फिल्टर किया, फिर उसमें से इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट को सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब किया, सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन किया, रीअब्सॉर्प्शन किया जाता है। और फिर उसके बाद रीअब्सॉर्प्शन। कह रहे रीअब्सॉर्प्शन किसका किया? कह रहे जब मैंने ब्लड को छाना तो छने हुए हिस्से में कुछ एसेंशियल कंटेंट भी आए, कुछ नॉन एसेंशियल कंटेंट भी आए, कुछ टॉक्सिन्स आए, कुछ ड्रग्स आए, कुछ आयंस आए, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स आए, कुछ हार्मोन्स आए, कुछ न्यूट्रिएंट्स आए, बहुत कुछ आया। लेकिन उनमें से जो इंपॉर्टेंट कंटेंट थे, जो फिल्टर नहीं होने चाहिए थे, या वो जो कंटेंट बॉडी के लिए जरूरी है, उनका रीअब्सॉर्प्शन किया जाएगा। वो जो कचरा जो हम निकालना चाहते हैं, खाली कचरा निकालो, कह रहे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट को लॉस नहीं करेंगे हम। तो फिल्ट्रेट में से अब हम क्या करने जा रहे हैं? सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन करेंगे, इंपॉर्टेंट कंटेंट को अब्सॉर्ब करेंगे। प्लस कह रहे कुछ एक्स्ट्रा जो बचा कुछ वेस्ट था, जो नहीं फिल्टर हुआ था, उसको यहाँ पे ऐड किया जाएगा, उसे कहते हैं ट्यूब्यूलर सीक्रीशन। क्या कहते हैं? ट्यूब्यूलर सीक्रीशन। ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स में प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। मतलब यूरिन फॉर्मेशन के बारे में आप सोचोगे, यूरिन फॉर्मेशन के बारे में अगर आप सोचोगे तो यूरिन जो होती है वो होती क्या है? यूरिन इज इक्वल टू, यूरिन फॉर्मेशन के लिए क्या करना पड़ता है? यूरिन इज इक्वल टू क्या बना है फिल्ट्रेशन के बाद? क्या बना है फिल्ट्रेशन के बाद? उसे कह रहे हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, या इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। कह रहे हैं इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद जो कंटेंट आया है वो फिल्ट्रेट है। कह रहे हैं इसमें आप जोड़ दो ट्यूब्यूलर सीक्रीशन। क्या कर दो? ट्यूब्यूलर सीक्रीशन जोड़ दो, ये दोनों मिल जाएंगे, और इन दोनों के जोड़ से माइनस कर दो सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन को, सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन।
तो कह रहे हैं फिल्ट्रेट में से रीएब्जॉर्प्शन को निकाल दिया, ट्यूबुलर सिक्रीशन ऐड कर दिया तो बन गया यूरिन। यूरिन मतलब इसी समीकरण को आप ध्यान रखें, यूरिन का मतलब ये इक्वेशन ध्यान रखें। कह रहे हैं वो जो फिल्टर हुआ है फिल्ट्रेट, उस फिल्ट्रेट में जो कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना हो कर लो, लेकिन उसमें से इसको रीएब्जॉर्ब कर लो सेलेक्टिवली। तो यूरिन फॉर्मेशन का पूरा प्रोसेस आपको दिखेगा, एक बायोकेमिकली और एक मैकेनिकली। मैकेनिकल वाला एक्चुअल यूरिन का फॉर्मेशन है, जो कि एक्चुअल यूरिन फॉर्मेशन है, जो कि नेफ्रॉन में किया जाता है। फंक्शनल प्रोसेस जो नेफ्रॉन कर रहा है वो 3 स्टेप में यूरिन का फॉर्मेशन कर रहा है। और दूसरा जो लिवर है बायोकेमिकली, कुछ केमिकल रिएक्शन करके यूरिया की सिंथेसिस करता है। नॉर्मली एक यूरिया की सिंथेसिस के लिए, यूरिया की जो सिंथेसिस है उसके लिए 2 अमोनिया चाहिए, 2 अमोनिया चाहिए, 1 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, 3 एटीपी चाहिए। अब जाकर के ये ढेर सारे एंजाइम्स जो कि बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए जरूरी है, यार एंजाइम्स की प्रेजेंस में यूरिया बनाया जाता है, जिसका फॉर्मूला तो आप सभी लोगों को पता है, NH2CONH2। ये जो यूरिया है, इस यूरिया के फॉर्मेशन के लिए हमें 2 अमोनिया, 1 कार्बन डाइऑक्साइड और 3 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी की जरूरत पड़ती है, और हम 1 यूरिया बनाते हैं। और कुछ एंजाइम्स भी चाहिए, क्योंकि ये बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, और बायोकेमिकल रिएक्शन जो हमारे बॉडी में होती है, जो सेलुलर रिएक्शंस होती है, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, उनके लिए हमें चाहिए एंजाइम। ये एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट का काम करते हैं, और फाइनली यूरिया बनती है। यूरिया किडनी में जाती है, फिल्टर होती है, और फिर इसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस है यूरिन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म को एक एक करके इसके धागे खोले जाएंगे। शुरुआत करते हैं बच्चों, शुरू करते हैं। आओ देखते हैं। कह रहे हैं ये जो यूरिया सिंथेसिस है, यूरिया का बनना है, इस प्रोसेस को मैंने नाम दिया ऑर्निथीन साइकिल। क्या नाम दिया? आपसे कोई पूछे यूरिया का निर्माण कौन सी साइकिल है, तो ये साइकिल एक साइक्लिक प्रोसेस है, जिसे हम ऑर्निथीन साइकिल कहते हैं। इसे 3 अमीनो एसिड साइकिल भी कहा जाता है। इसे कहते हैं 3 अमीनो एसिड साइकिल। इसे कहते हैं 3 अमीनो एसिड साइकिल। इसे कहते हैं हम यूरिया साइकिल। क्या कहते हैं? यूरिया साइकिल कहते हैं। इसे क्रेब्स हैंसलिट साइकिल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्रेब्स हैंसलिट साइकिल। क्रेब्स हैंसलिट साइकिल, हैंसलिट साइकिल कहते हैं। और इस क्रेब्स हैंसलिट साइकिल मैंने कहा ये लिवर सेल में होती है। साइट फॉर यूरिया सिंथेसिस जो है वो है लिवर। साइट फॉर यूरिया सिंथेसिस, साइट ऑफ यूरिया सिंथेसिस। यूरिया की जो सिंथेसिस है, ये जो साइक्लिक प्रोसेस है, ये है हमारी लिवर सेल। कहां पे होती है? ये होती है इज साइट ऑफ यूरिया सिंथेसिस इज लिवर सेल। हमारा जो लिवर है, लिवर की सेल के अंदर होती है। देखेंगे, समझेंगे जरा इस प्रोसेस को, कैसे ये लिवर में होती है, लिवर से कैसे एसोसिएटेड है। देखिए पहले मैं एक साइकिल बना देता हूं। ये देखो, ये एक साइकिल है, ये एक साइकिल है। ये मान लिया कि एक साइकिल है, ये देखिए गोल 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 घुमा हुआ ये साइकिल है। कह रहे हैं उस साइकिल के पड़ोस में मैंने बना दिया, ये देखो, ये साइकिल के बगल में एक रेक्टेंगल जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। अब देखेंगे जरा क्या है ये दोनों हैं क्या। तो ये गोला जो बना हुआ है, इस गोल चक्र को देखें, इसका नाम है लिवर सेल के अंदर हो रहा है। तो लिवर सेल की ये साइटोसॉल है, लिवर सेल का साइटोप्लाज्म है, लिवर सेल का साइटोसॉल है ये। और इधर देखें, इधर जो ये दिखाई दे रहा है, ये लिवर सेल के साइटोसॉल के साथ साथ पाया जाने वाला माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेली, इसे कह रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है, यार ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म का अपना इंपॉर्टेंस क्या है, देखें यूरिया सिंथेसिस से कैसे रिलेटेड है। तो समझेंगे कि जब एक्सेस अमीनो एसिड बॉडी में हो जाती है, जब बॉडी के अंदर एक्सेस अमीनो एसिड हो जाती है, एक्सेस अमीनो एसिड जो होती है, जब एक्सेसिव हो जाती है, मतलब नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ने लगा, अमीनो एसिड की अमाउंट बढ़ने लगी है, तो ये इस अमीनो एसिड से क्या करता है, भाई, ये इस एक्सेस अमीनो एसिड से डीएमिनेशन कर लेता है। इस अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप निकाल लेता है, डीएमिनेशन। ध्यान से सुने, डीएमिनेशन करना। डीएमिनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप, रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप। इस अमीनो एसिड के अंदर जो अमीनो ग्रुप होता है, ये इस अमीनो ग्रुप को निकाल लेता है। मैंने बताया था नाइट्रोजन कंटेनिंग पार्ट अमीनो ग्रुप किसी भी अमीनो एसिड में पाया जाता है, उस अमीनो एसिड का नाइट्रोजन कंटेनिंग पार्ट निकाल लिया जाता है, इसे कहते हैं डीएमिनेशन। और यहाँ पे आपके पास आ जाता है अमोनियम, इसे अमोनियम आयन के फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है। ये डीएमिनेशन करके अमोनियम आयन निकाल दिया जाता है। अमीनो एसिड का अमोनियम निकाल लिया, मतलब हमारी एक अमोनिया आ चुकी है। अब ये जो अमोनिया है, ये अमोनिया जो है, अब ध्यान से देखेंगे, कह रहे हैं ये वाली जो अमोनिया है, इसका क्या होता है, कह रहे ये अमोनिया बाइकार्बोनेट आयन से, HCO3 माइनस आयन से। ये बाइकार्बोनेट कहां से आया? बाइकार्बोनेट आया H2O और CO2 जब मिलते हैं, आपको पता होगा H2O और CO2 मिलते हैं, तो इन दोनों के मिक्सचर से, इन दोनों के मिलन से बनती है H2CO3। क्या बनती है? इन दोनों के मिलन से बनती है H2CO3। रेस्पिरेशन में भी हमने पढ़ा था। ये जो H2CO3 बनी है, ये H2CO3 अपना H प्लस अलग कर देती है और HCO3 माइनस अलग कर देती है। ये देखो, ये H प्लस अलग कर दिया और ये HCO3 माइनस अलग हो गया। ये HCO3 इधर निकल गई। यानी अब हुआ क्या? कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं दिमाग लगाना है, आपको बस इतना सोचना है कि ये अमोनिया, आपको क्या सोचना है, ये अमोनिया अमोनियम के फॉर्म में यहां से आई, ये अमोनियम के फॉर्म में यहां से आई, और इस अमोनियम आयन को हमने क्या किया, बाइकार्बोनेट से मिला दिया और बना दिया हमने क्या बना दिया, हमने यहां पे बना दिया, जल्दी से बताएंगे क्या बना दिया, यहां बना दिया कार्बोमोइल फॉस्फेट। क्या बनाएंगे? कार्बोमोइल फॉस्फेट। अब आप कहोगे ये फॉस्फेट कहां से आई है, फॉस्फेट कहां से आई है, तो इसके लिए आप याद रखेंगे 2 ATP यहां पे यूज की जाती है, 2 ATP इस्तेमाल की जाती है। तो 2 ATP 1 बाइकार्बोनेट और एक अमोनियम, सीधा सीधा यहाँ पे हिसाब किताब है, एक अमोनिया एक बाइकार्बोनेट और 2 ATP मिलकर के कार्बोमोइल फॉस्फेट बनाती है। और जो साइटोप्लाज्म है, साइटोसॉल जो आप देख रहे हो यहाँ पे, इस साइटोसॉल के अंदर पहले से एक केमिकल मौजूद है, उस केमिकल का नाम है भाई साहब ऑर्निथीन। साइटोसॉल में पहले से ही केमिकल मौजूद है, उसका नाम है ऑर्निथीन। क्या नाम है इसका? ऑर्निथीन। और यही इसीलिए ये देखो, ये ऑर्निथीन साइक्लिक प्रोसेस साइक्लिकली बनती रहती है, इसीलिए इसको ऑर्निथीन साइकिल कहते हैं। ऑर्निथीन प्रेजेंट साइटोसॉल में प्रेजेंट होती है, ऑर्निथीन कहते हैं इसको, ऑर्निथीन नाम है इसका।
तो ये जो ऑर्निथीन है ये साइटोसॉल में प्रेजेंट है। ये ऑर्निथीन अब क्या करती है, इस कार्बोमोइल फॉस्फेट से जुड़ती है। अब देखो आप, ये कार्बोमोइल फॉस्फेट इस ऑर्निथीन से जुड़ेगा, कार्बोमोइल फॉस्फेट ऑर्निथीन से जुड़ेगा। इधर से ये ऑर्निथीन, इधर से ये ऑर्निथीन आई, ये देखेंगे इधर से ऑर्निथीन बहन जी, ये ऑर्निथीन बहन जी आई और इधर से कार्बोमोइल फॉस्फेट, यानी इन दोनों की मुलाकात होती है और अब जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम होता है सिट्रुलीन। क्या नाम होता है इसका? नाम होता है सिट्रुलीन। तो अब बनेगी सिट्रुलिन। ये है दूसरी अमीनो एसिड, पहली अमीनो एसिड मैंने बताया ऑर्निथीन, दूसरी है सिट्रुलिन, ऑर्निथीन के बाद सिट्रुलिन। अब इस सिट्रुलिन को कन्वर्ट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी, एटीपी आएगी और एक अमोनिया आएगी गैस के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में अमोनिया आएगी। तो देखेंगे अब कुछ नहीं, खत्म हो गई कहानी। मैंने बताया था अभी पहले भी बताया, एक सिंगल यूरिया के लिए 2 अमोनिया चाहिए प्लस 1 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और 3 एटीपी चाहिए। यही तो बताया था मैंने, यही तो बताया था। तो 2 एटीपी आ चुकी है, 1 कार्बन डाइऑक्साइड आ चुकी है, 1 अमोनिया आ चुकी है। अब देखें कह रहे दूसरी एटीपी और दूसरी अमोनिया यहां सिट्रुलिन से जुड़ती हैं और बनाती हैं आर्जिनोसक्सिनेट। क्या बनाती हैं? आर्जिनोसक्सिनेट बनाती हैं, आर्जिनोसक्सिनिक एसिड आर्जिनोसक्सिनेट बनाती हैं। ये आर्जिनोसक्सिनेट जो होता है यहां से इस रिएक्शन के रिजल्ट में क्या करता है, ये आर्जिनोसक्सिनेट टूट जाता है 2 प्रोडक्ट में, एक बनता है फ्यूमरेट, फ्यूमरेट बनता है और दूसरा प्रोडक्ट यहां जो आप देख रहे हो इसे कहते हैं आर्जिनिन, आर्जिनिन कहते हैं। और ये आर्जिनिन थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ऑर्निथीन, सिट्रुलिन एंड आर्जिनिन। ये देखेंगे मैंने बताया था ये साइकिल 3 अमीनो एसिड साइकिल कही जाती है। क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए 3 अमीनो एसिड मेन कौन कौन सी है जिनके बारे में बताया जा रहा है, तो आप कहोगे एक ऑर्निथीन होती है, दूसरी सिट्रुलिन होती है और तीसरी आर्जिनिन होती है। इन्हीं तीनों की वजह से इसे 3 अमीनो एसिड साइकिल कहा जाता है। इसमें इन्वॉल्व है ऑर्निथीन, सिट्रुलिन और आर्जिनिन। फाइनली लास्ट स्टेप, जब आर्जिनिन बन जाती है तो अब ये आर्जिनिन फाइनली एंड प्रोडक्ट कह रहे हैं आर्जिनिन को जब तोड़ा जाता है, याद रखेंगे आर्जिनिन को तोड़ने के लिए हमें एक एंजाइम ऐड करना पड़ता है जिसका नाम है आर्जिनेज। क्या नाम होता है? आर्जिनेज ऐड करते हैं। ये एंजाइम लास्ट स्टेप में आर्जिनिन को कन्वर्ट करता है यूरिया में। किसमें कन्वर्ट कर देता है? यूरिया की सिंथेसिस होती है और दूसरी तरफ रिसाइकल कर देता है, ये रिसाइकल कर देता है इधर ऑर्निथीन। तो लास्ट स्टेप में आप देखो ऑर्निथीन और यूरिया की सिंथेसिस हो रही है। तो बहुत ही सिंपल मैंने आपको यहां पे समझाने की कोशिश की है, आपको इससे ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत ही नहीं है, बस इतना समझें 2 अमोनिया, 3 एटीपी और 1 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए एक यूरिया बनाने के लिए। ये सब लिवर में हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोसॉल। लिवर के अंदर जो सेल है उस सेल का साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया ये दोनों मिलकर के यूरिया बनाते हैं। जब अमीनो एसिड शरीर में ज्यादा हो जाती है तो उसी से अमीनो निकाल लिया जाता है, अमोनिया निकाल ली जाती है, उस अमोनिया से कार्बोमोइल फॉस्फेट बनाया जाता है, कार्बोमोइल फॉस्फेट ऑर्निथीन से जुड़ करके सिट्रुलिन बनाता है और सिट्रुलिन आर्जिनोसक्सिनेट बनाता है, आर्जिनोसक्सिनेट टूट जाता है आर्जिनिन और फ्यूमरेट में फ्यूमिक एसिड में। लास्ट स्टेप याद रखो, बस लास्ट स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन पूछा भी जाएगा तो केवल इसी स्टेप से पूछा जाएगा, लास्ट स्टेप से, कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट स्टेप ऑफ द यूरिया सिंथेसिस। आप बताओगे आर्जिनिन का कन्वर्जन यूरिया और ऑर्निथीन में होता है इन प्रेजेंस ऑफ आर्जिनेज एंजाइम। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पे कि जो आर्जिनिन है, आर्जिनिन है, इसे तोड़ा जाएगा, इसे कन्वर्ट किया जाएगा यूरिया में, यूरिया प्लस ऑर्निथीन में। इस रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट होगा यूरिया एंड दूसरा होगा ऑर्निथीन। कौन होगा? ऑर्निथीन। ये 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं और यहां जो एंजाइम यूज होता है द कैटलिस्ट, उसका नाम होता है आर्जिनेज। क्या नाम है इसका? आर्जिनेज। बस अगर इतना याद रख लिया तो मुझे लगता नहीं कि इस टॉपिक से कोई भी ऐसी चीज जो होगी आपसे मिस होगी। एक क्वेश्चन बहुत पहले आया हुआ है, एक क्वेश्चन बहुत पहले आया हुआ है नीट में इससे रिलेटेड। एक एआईपीएमटी का क्वेश्चन था, ये नीट तो बहुत बाद में शुरू हुआ। एआईपीएमटी का क्वेश्चन था बच्चों, क्या पूछा गया था कि जब हम अपने बॉडी से वेस्ट निकालते हैं, जब यूरिया निकालते हैं, तो वो एक्चुअल में यूरिया निकाल रहे हैं या कोई और वेस्ट है? During the excretion process, which of the following waste in human body is removed? याद रखें, सुनिए ध्यान से क्वेश्चन को। Which of the following metabolic waste is removed in human body during excretion? तो जब हम excretion कर रहे होते हैं तो हम कौन सा metabolic waste निकाल रहे होते हैं? ध्यान से सुने। तो हम उस समय निकाल रहे होते हैं मेनली ये, मेनली जो हम निकाल रहे होते हैं वो मेनली कौन होता है? देख सकते हैं आप, खुद ही समझ जाएंगे। कह रहे हैं ये जो मेन एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वो हमारे बॉडी का होता है, एक अमोनिया और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहे हैं इसी अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को हम कन्वर्ट कर रहे हैं यूरिया में, मतलब ड्यूरिंग एक्सक्रीशन व्हिच मेटाबॉलिक वेस्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। तो व्हिच मेटाबॉलिक वेस्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम ह्यूमन बॉडी? एक अमोनिया और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। किस फॉर्म में निकाल रहे हैं? वो यूरिया है। किस फॉर्म में निकाल रहे हैं? जिस फॉर्म में निकाल रहे हैं उसका नाम है यूरिया। लेकिन ये यूरिया एक्चुअली हम यूरिया नहीं बनाते, हम अपने बॉडी में अमोनिया या कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं एज अ मेटाबॉलिक वेस्ट और उसको निकालने के लिए हम यूरिया में कन्वर्ट करते हैं। इसे क्या करते हैं? हम उसे निकालने के लिए उसे यूरिया में कन्वर्ट करते हैं, ये उसका कन्वर्टेड प्रोडक्ट है। तो ये प्रोसेस बायोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन है। शॉर्ट है, इससे शॉर्ट करने की ना जरूरत है, ना इससे ज्यादा कुछ पूछा जाएगा, ना इससे ज्यादा कुछ आएगा, ना इससे शॉर्ट करने की जरूरत है। शॉर्टेस्ट है, फ्लो चार्ट फॉर्म में है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आप खाली एक बार ध्यान से सुन लोगे, देख लोगे तो आपको खुद आसानी से समझ आएगा। इसको हम साइक्लिक प्रोसेस कह रहे हैं क्योंकि ऑर्निथीन देखो बार-बार रिसाइकल होती जाएगी, बार-बार इस रिएक्शन में एज एंड प्रोडक्ट बनती जाएगी और वापस फिर से रिएक्शन में एंटर करती जाएगी, इसलिए इसको ऑर्निथीन साइकिल कहते हैं। बस बिल्कुल खत्म। इसके अलावा हम आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन का जो रियल मैकेनिज्म है, पहला स्टेप है उसे कहते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन। फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन जिसे कहते हैं, एक्चुअल यूरिन फॉर्मेशन जिसे कहते हैं। बायोकेमिकली जब हम बात करते हैं यूरिया तो बन चुकी है, अब हम एक्चुअल यूरिन बनाने जा रहे हैं, किडनी में पहुंचते हैं और अल्ट्राफिल्ट्रेशन पहला स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का। तो याद रखेंगे द फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ये है फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। क्या है ये? यूरिन बनाने का पहला स्टेप है ये, फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? पहला स्टेप है क्या? पहले स्टेप का नाम है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। इस अल्ट्राफिल्ट्रेशन को हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसे मैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी कहता हूं। तो ये जो ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्ट्रेशन हो रही है, किसकी हो रही है, क्यों हो रही है, ध्यान से सुनेंगे। कहानी को फिर वही ले चलते हैं इतिहास के उन पन्नों पे जो हमने 2000 साल पहले पढ़ा था। आज से 2000 साल पहले मैंने आपको बताया था इतिहास के पन्नों में वो दिन अमर है जब मैंने बताया था कि किडनी के अंदर, ये जो हमारी बीन शेप्ड किडनी है, इस किडनी के अंदर जो ब्लड सप्लाई आती है ये किडनी है और यहां से फाइनली यूरिन जो होता है वो इस डक्ट के थ्रू बाहर निकलता है।
ये डक्ट है जो यूरिन को बाहर निकालती है, ये वाइड फनल है जिसके थ्रू, ये देखें ये वो रास्ता है जिसके थ्रू यूरिन आ रही है बाहर। तो यूरिन तो इधर से निकलेगी, लेकिन कह रहे हैं सबसे पहले हुआ क्या होगा, सबसे पहले हुआ क्या होगा, जो ब्लड हार्ट ने पंप किया था, जो ब्लड पंप किया था हार्ट ने, वो ब्लड अब किडनी तक पहुंचाया गया। जो हार्ट ने ब्लड पंप किया था जिसके अंदर यूरिया थी, ये यूरिया लेकर के आया है, ये है यूरिया लेकर के आया हुआ ब्लड जो अब किडनी के अंदर भेजा जाएगा। ये ब्लड जो आया है हार्ट ने पंप किया है, इसमें से एक ब्रांच जो जारी है ये किडनी में एंटर कर रही है फिल्ट्रेशन के लिए। ये ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए आएगा और हम इस ब्लड वेसल का नाम रखते हैं रीनल आर्टरी। क्या नाम है इसका? इसका नाम है रीनल आर्टरी। मतलब रीनल आर्टरी ये ब्लड लेकर के आई है। समझने वाली बात यह है कि हार्ट ने जो ब्लड पंप किया है ये वो ब्लड है। और जैसा कि हम जानते हैं कार्डियक आउटपुट हार्ट जो होता है वो 1 मिनट में अपने एक वेंट्रिकल से, याद करो वो कार्डियक आउटपुट वाला कंसेप्ट, एक वेंट्रिकल जो हार्ट का होता है 1 मिनट में लगभग 5 लीटर ब्लड, 5 से 6 लीटर ब्लड पंप करता है। कार्डियक आउटपुट याद है भाई? कार्डियक आउटपुट जो होता है, यहां पहले मैं लिख देता हूं कार्डियक आउटपुट। अब आपको हार्ट क्यों पढ़ा रहे हो बताता हूं अभी। कार्डियक आउटपुट जो होता है लगभग 5 से 6 लीटर होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। और याद करो ये अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर से 6 लीटर होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। 5 से 6 लीटर हार्ट 1 मिनट में अपने वेंट्रिकल से ब्लड पंप करता है। अब क्वेश्चन उठता है किडनी में वो कितना ब्लड पहुंचता है? हार्ट ने तो पंप किया 5 से 6 लीटर, किडनी में कितना पहुंचता है? तो आप ध्यान से सुनेंगे उस टोटल कार्डियक आउटपुट का, ऑफ द टोटल कार्डियक आउटपुट ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जरा इसको नोट कर लेंगे, ऑफ द टोटल कार्डियक आउटपुट, जितना भी कार्डियक आउटपुट होगा, आउटपुट 20% अमाउंट जो होती है, 20% वॉल्यूम जो ब्लड का होता है, या उसे हम आप लिख सकते हैं 1/5 वॉल्यूम जो होता है, 1/5 वॉल्यूम ऑफ ब्लड, 1/5 वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज रिसीव्ड बाय आवर किडनीज। क्या होता है? हमारी किडनीज कितना रिसीव करती हैं? रिसीव्ड बाय किडनीज। हमारी किडनीज में अप्रोक्सीमेटली 20% वॉल्यूम, मतलब 5 से 6 लीटर जो पंप किया था, 5 से 6 लीटर जो पंप हुआ था, उस 5 से 6 लीटर में से 5 से 6 लीटर में से 5 से 6 लीटर में से कितना? उसमें से 20% किडनी में जाएगा। कितना जाएगा? 20%। मतलब दोनों किडनी मिला करके रीनल आर्टरी से जाने वाला ब्लड होगा लगभग 1100 ml से ml टू 1200 ml। कितना होगा? 1100 to 1200 ml, या हम ऐसे लिख सकते हैं 1/5 ऑफ द कार्डियक आउटपुट, ऑफ द कार्डियक आउटपुट। ये याद करने वाला पॉइंट है। समझ भी सकते हो आप कि हार्ट ने 1 मिनट में 5 लीटर से 6 लीटर ब्लड पूरी बॉडी को पंप किया था, उसमें से 20% ब्लड कहां गया? 20% जाता है किडनीज में, इसके लिए यूरिन बनाने के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए। तो आप क्वेश्चन पूछा जाए कितना ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए आया है, तो याद रखेंगे 5 लीटर में से 1/5 पार्ट, जो 20% पार्ट होता है, वो कार्डियक आउटपुट का फिल्ट्रेशन के लिए दोनों किडनी रिसीव कर पाती है। इसी का फिल्ट्रेशन होगा, इसी ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा। और जो साइट ऑफ फिल्ट्रेशन बनती है, साइट ऑफ फिल्ट्रेशन बनती है, फिर से याद करो, जब रीनल आर्टरी आती है भाई, जब रीनल आर्टरी ब्लड को लेकर के आती है, ये है रीनल आर्टरी, इससे जब ब्लड आता है तो ये कई सारे डिवीजन्स, कई सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, और उसी में से एक ब्रांच जो होती है, वो ब्रांच है एफरेंट आर्टेरियोल। तो अगर मैं लिखूं ये है रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी है ये, तो इस रीनल आर्टरी की जो ब्रांचेस है उसमें से एक ब्रांच जो होगी वो नेफ्रॉन के पास जाएगी, फिल्ट्रेशन के लिए। एक सिंगल नेफ्रॉन की मैं बात कर रहा हूं, ये है आपका एक सिंगल नेफ्रॉन। कौन है ये है सिंगल नेफ्रॉन, जहां पे फिल्ट्रेशन होने वाली है। याद करो वो एपिथेलिया, याद करो वो सेल्स, याद करो वो स्ट्रक्चर जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। यहाँ पे अगर आप इमेजिन करो, इसको याद करो, अगर आप अपने मेमोरी डेटा कार्ड में जाओगे, बमन्स कैप्सूल वाली जो जगह है, यहाँ पे ये जो ब्लड सप्लाई आती है, ये जो एफरेंट आर्टरियोल यहाँ पे आया है ब्लड ले करके, ये एफरेंट आर्टरियोल ब्लड ले करके आया है। मैंने बताया था वाइड है ये एरिया, वाइड एरिया होता है, ये ब्लड वेसल होती है जो वाइड एंट्री करती है। ये देखें, ये एफरेंट आर्टरियोल और ये ईफरेंट आर्टरियोल है जो नैरो है। तो वाइड वाली एफरेंट, नैरो वाली ईफरेंट, एग्जिट वाली ईफरेंट है, और जो वाइड वाली जो एंट्री पॉइंट है, जो ग्लोमेरुलस में ब्लड ले करके आती है, ये देखें, ये है ग्लोमेरुलर कैपिलरी, इसका नाम है ग्लोमेरुलर कैपिलरी। ये है वो कैपिलरी जो ब्लड को फिल्ट्रेशन के लिए इन छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होगी। आप देखेंगे ये है एफरेंट आर्टरियोल, ये है इस ब्लड वेसल को मैं कह सकता हूं, ये वाली जो ब्लड वेसल है, यहाँ इसकी बाउंड्री थोड़ा कड़क सी बना दी जाए, ये कड़क सी ब्लड वेसल, कह रहे ये दोनों ब्रांचेस जो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो मैं बनाने की साजिश कर रहा हूं, ये दोनों ब्लड वेसल्स कौन सी हैं? कह रहे ये जो एंट्री पॉइंट पे आई है, ये जो ब्लड को ले करके आ रही है, वो है आपकी एफरेंट आर्टरियोल। क्या नाम है इसका नाम है एफरेंट आर्टरियोल। ये एफरेंट है और ये ईफरेंट है। एफरेंट और ईफरेंट में उलझना नहीं है, ई फॉर एग्जिट, एफरेंट और ईफरेंट आर्टेरियोल्स, ईफरेंट आर्टेरियोल है ये, और ये है ग्लोमेरुलस। और ये जो ग्लोमेरुलस है साइट ऑफ फिल्ट्रेशन अलोंग विथ बनाती है बमन्स कैप्सूल के। ये रही आपकी बमन कैप्सूल। कौन सी कैप्सूल है ये? कप लाइक स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं बमन्स कैप्सूल कहते हैं। और बमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस मिल करके, ये दोनों मिल करके साइट ऑफ फिल्ट्रेशन बनाती है। मतलब सीधा सा कंसेप्ट, बहुत इजी सा कंसेप्ट है कि जो ब्लड आया है रीनल आर्टरी में, ये जो ब्लड आया है, ये ब्लड इसकी कई सारी ब्रांचेस के थ्रू होता हुआ ये एक नेफ्रॉन में, हम तो कई सारे नेफ्रॉन, मिलियंस ऑफ द नेफ्रॉन जानते हैं, कह किसी एक नेफ्रॉन में ये ब्लड आया है यहाँ फिल्ट्रेशन के लिए। ये है साइट ऑफ फिल्ट्रेशन। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साइट ऑफ फिल्ट्रेशन, जो साइट ऑफ ब्लड की फिल्ट्रेशन है, इसमें दो क्वेश्चन बन गए। एक तो वो कि फिल्ट्रेशन के लिए ब्लड कितना आया, पहला क्वेश्चन तो वो बना। अब कह रहे हैं साइट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या होती है, जहां फिल्ट्रेशन हो रहा है वो साइट किससे बनी हुई है? तो आप लिखोगे सबसे पहला एक, मतलब ऐसे लिख सकते हो, मैलपीजियन कार्पसल जो होता है, मैलपीगियन
कार्पस्कल, कार्पस्कल कह रहे मैल्पिगियन कार्पस्कल या रीनल कार्पस्कल बनाता है साइट ऑफ फिल्ट्रेशन। इसके अंदर पाई जाती है, इसके अंदर पाई जाती है एक ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस एक ये होता है ग्लोमेरुलस जो टफ्ट ऑफ कैपिलरी, जो ब्लड की कैपिलरी होती है, ये टफ्ट ऑफ कैपिलरी है, बंच ऑफ कैपिलरी है। ये एक कैपिलरी का गुच्छा है और दूसरा कप लाइक स्ट्रक्चर है बमन्स कैप्सूल। कौन सा कैप्सूल? बमन्स कैप्सूल। तो यूरिन फॉर्मेशन के मैकेनिज्म पे हम बात कर रहे हैं कि यूरिन बनती कैसे है। उसमें से सबसे पहला स्टेप है छन्ना, पहला स्टेप है छन्ना। तो अब हार्ट ने 5 लीटर ब्लड पूरे बॉडी में पंप किया, उसमें से 1100 से 1200 ml 1100 से 1200 ml किडनी के अंदर जाता है, फिल्ट्रेशन के लिए जाता है दोनों किडनीज में। वो जो ब्लड पंप किया था हार्ट ने उसमें से 20% 1/5 पार्ट जो 1100 से 1200 ml है वो दोनों किडनीज में अंदर जाता है और नेफ्रॉन्स में फिल्ट्रेशन होती है। जिस जगह पे फिल्ट्रेशन होती है हर नेफ्रॉन की वो साइड जहां फिल्ट्रेशन होती है वो होती है मैल्पिगियन कार्पस्कल कहते हैं। और उस मैल्पिगियन कार्पस्कल का फॉर्मेशन क्या है? दो स्ट्रक्चर है, एक वो जो कप है जिसके अंदर वो टफ्ट ऑफ कैपिलरी ऐसे इस तरीके से एकोमोडेटेड है। इन दोनों का जॉइंट कुछ ऐसा बना हुआ है, देखो कुछ ऐसे जुड़ी हुई है कि बमन कैप्सूल पूरा इस ग्लोमेरुलस को ऐसे बांधे हुए है। बमन कैप्सूल के अंदर ये ग्लोमेरुलस पूरा अच्छे से हर पार्ट से कनेक्टेड है ताकि अच्छे से फिल्ट्रेशन कर सके, अच्छा बॉन्ड बना सके भाई साहब। तो कह रहे एक अच्छी दोस्ती है ये मजबूत दोस्ती इसीलिए है ताकि ये फिल्ट्रेशन को अंजाम दे सके, फिल्ट्रेशन की घटना को अंजाम दे सके। और फिल्ट्रेशन अब कैसे होगा? कह रहे ये आखिर कह रहे इन दोनों की दोस्ती में ऐसा क्या है जिससे फिल्ट्रेशन हो जाती है? ध्यान से सुनेंगे। अब अगला क्वेश्चन उठता है कि आखिर ऐसा क्या है? तो आप लिखेंगे जो फिल्ट्रेशन साइट है, ये जो साइट है इसकी मेम्ब्रेन कैसे बनी होती है? तो लिखेंगे फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। अगली हेडिंग होगी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। फिल्ट्रेशन की साइट पे फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है वो किस चीज की बनी है जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा ग्लोमेरुलस होता है, इसमें ग्लोमेरुलस होता है। पहला है ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन, ग्लोमेरुलस। और मैंने पहले भी पिछली क्लास में आपको बताया था ग्लोमेरुलस टफ्ट ऑफ कैपिलरी है। क्या है? ये है टफ्ट ऑफ कैपिलरी। और कैपिलरी क्या होती है? ब्लड वेसल होती है जिसमें केवल इनर लेयर पाई जाती है जिसे हम कहते हैं एंडोथीलियम। किसकी बनी हुई है? इट इज कंपोज्ड ऑफ एंडोथीलियल मेम्ब्रेन, एंडोथीलिया की बनी होती है। और एंडोथीलिया जो होती है वो कैसी सेल होती है? फ्लैट सेल होती है, सिंपल स्क्वामस सेल्स होती है, फ्लैट सेल्स पाई जाती है, फ्लैट सेल्स पाई जाती हैं। और इनके बीच में छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स पाए जाते हैं। मतलब अगर आप देखोगे यहाँ की कैपिलरी को देखोगे, जैसे मान लो कि ये रही ब्लड की कैपिलरी। अगर मैं इसे ऐसे बनाऊं, ये मान लो कि ये है ग्लोमेरुलस, ये है ग्लोमेरुलस, मान लो ऐसे समझने के लिए बनाया मैंने। कह रहे ये रही अगर ग्लोमेरुलस की एक ब्रांच, ये है ग्लोमेरुलस की एक ब्रांच, मान लो ये ग्लोमेरुलस मान लो। तो कह रहे इस ग्लोमेरुलस के अंदर छोटे ये छन्ने के लिए देखो छोटे छोटे पोर्स हैं। ये डॉट डॉट जो दिखाई दे रहे हैं ये वो माइन्यूट पोर्स हैं जिसके थ्रू फिल्ट्रेशन होगा। ये एपिथेलियल सेल से बना हुआ स्ट्रक्चर विद पोर्स होता है। मतलब इसको अगर आप खोल के देखोगे, इस लेयर को अगर आप खोल के देखोगे तो आपको मिलेगी यहाँ पे एक लेयर को खोल के देखोगे तो यहाँ पे आपको फ्लैट सेल्स मिलेंगी, फ्लैट सेल्स मिलेंगी विद पोर्स। ये देखें कह रहे फ्लैट सेल्स मिलेंगी और इनके बीच बीच में यहाँ पे आपको छोटे छोटे पोर्स दिखाई दे रहे हैं, माइन्यूट पोर्स दिखाई दे रहे हैं। ये देखें, ये आप देख सकते हैं माइन्यूट पोर्स। इन्हीं पोर्स से छन्ना, इसी से ब्लड छनता है, नीचे की तरफ आता है। ये वो जगह है, ये वो पोर्स है जिसके थ्रू ब्लड छन करके नीचे आता है। तो आप देखो ये जो पोर्स दिख रहे हैं, इन पोर्स को हम कहते हैं फिल्ट्रेशन के पोर्स। इन्हें फेनेस्ट्रा कहा जाता है, फेनेस्ट्रेशंस कहते हैं, फेनेस्ट्रेशंस। द माइन्यूट पोर्स क्या कहते हैं? फेनेस्ट्रेशंस आर द माइन्यूट पोर्स इन द वॉल ऑफ कैपिलरी। कैपिलरी वॉल में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, माइन्यूट पोर्स पाए जाते हैं, फेनेस्ट्रा कहते हैं। मतलब यही वो पोर्स है। दो चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी, आपको यहाँ दो चीजें दिखाई दे रही है, फ्लैट सेल दिखाई दे रही होगी, फ्लैट सेल्स दिखाई दे रही होंगी, और दूसरा ये फेनेस्ट्रा दिखाई दे रही होगी। इन्हें कह रहे हैं फेनेस्ट्रा। फेनेस्ट्रा ये एंडोथीलियल मेम्ब्रेन, कैपिलरी जो यहाँ पे आई है ग्लोमेरुलस की मेम्ब्रेन है, वो मेम्ब्रेन होती है। और इसके नीचे से आप देखो ये बेसमेंट होता है इसका, इसे बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही फ्लैट सेल विद बेसमेंट मेम्ब्रेन और छोटे छोटे पोर्स दिखाई दे रहे हैं जो यहाँ क्लियर कट आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि यही वो जगह है जिसके थ्रू ब्लड फिल्टर होकर के नीचे की तरफ आएगा। फिल्ट्रेशन साइट है ये। तो कह रहे ग्लोमेरुलस एंडोथीलिया फ्लैट सेल की बनी है और इसमें पाई जाती है फ्लैट सेल विद फेनेस्ट्रा एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या है ये? बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये हो गई बेसमेंट मेम्ब्रेन। और दूसरा मैंने बताया था, पहली हो गई ग्लोमेरुलस, दूसरी होती है बमन्स कैप्सूल। क्या होती है? बमन कैप्सूल। ये कैप्सूल कप जैसा स्ट्रक्चर है। इस कैप्सूल को अगर आप देखोगे, कैप्सूलर मेम्ब्रेन को देखोगे, कह रहे दिखने में कप जैसा स्ट्रक्चर जिसमें आउटर और इनर लेयर है। ये जो कप आप देख रहे हो, इस कप में आउटर और इनर लेयर, मैंने बताया था किसी बैलून के अंदर मुट्ठी अगर आप अपनी क्लोज्ड फिस्ट को इंसर्ट करोगे तो जैसा स्ट्रक्चर बनेगा वही है हमारा बमन्स कैप्सूल। ये इसकी आउटर वॉल है, पैराइटल वॉल, इसे पैराइटल लेयर कहते हैं, फ्लैट सेल का बना होता है ये भी। और दूसरा इनर लेयर जो आपको दिखाई दे रही है, जो गड्ढा जो बना हुआ है, जो डिप्रेशन सा बना हुआ है, ये जो डिप्रेशन है जिसके अंदर आपका ग्लोमेरुलस रहता है। यानी इस गड्ढे को देखोगे तो ये जो गड्ढा होता है इसे आप लिखोगे ये होता है इनर विसरल लेयर। कौन सी लेयर है? इनर विसरल लेयर है, इनर विसरल लेयर है। तो क्या आउटर पैराइटल इनर विसरल, यार इसको जरा स्कैन करके जूम करके देखोगे तो विसरल लेयर आपको कैसी दिखाई देगी? मैंने कहा एक सेल जो होती है, एक सेल जो होती है, इस एक सिंगल सेल के पास कुछ इस टाइप के ऐसे फोल्ड्स होते हैं। ये फोल्ड्स होते हैं, फीट जैसे प्रोसेसेस बनाती है। क्या बनाती है? फीट जैसे प्रोसेसेस बनाती हैं एक सिंगल सेल। इन्हें कहते हैं पोडोसाइट्स। ये कह रहे हैं इनर विसरल लेयर में पोडोसाइट्स पाई जाती हैं। ऐसी सेल्स होती हैं जिनमें फीट लाइक प्रोसेसेस होते हैं, फीट लाइक प्रोसेसेस होते हैं। ये है कैप्सूलर मेम्ब्रेन, बमन कैप्सूल की वो मेम्ब्रेन जहां पे फीट लाइक प्रोसेसेस पाए जाते हैं। इन सेल्स को हम पोडोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पोडोसाइट्स कहते हैं। ये पोडोसाइट कुछ इस तरीके से अरेंज होती हैं कि ये कैपिलरी के हर हिस्से को कवर कर सकें। ये देखें, एक पोडोसाइट कुछ इस टाइप से होती है कि वो कैपिलरी के हर हिस्से को मैक्सिमम टू मैक्सिमम कवर कर सके।
मैक्सिमम टू मैक्सिमम कनेक्ट हो सके, ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन बना सके। कह रहे जैसे मेरी फिंगर है, कह रहे जितने प्रोसेस होंगे ये उतनी ब्रांचेस से एसोसिएट हो सकता है, उतनी ब्रांचेस के साथ जुड़ सकता है। तो कह रहे ग्लोमेरुलस के साथ जितना ज्यादा वो जुड़ेगा, जितना ज्यादा जुड़ेगा उतना ज्यादा फिल्ट्रेशन में हेल्प करेगा। इसके लिए इसमें छोटे छोटे देखो जैसे पोर्स यहाँ पे आपने देखे, कह रहे जैसे जिस टाइप के पोर्स जो देखे आपने यहाँ पे, जैसे पोर्स आपने यहाँ पे देखे, ये वाले पोर जैसे देखे आपने, ये वाले जो पोर देखे, फेनेस्ट्रा देखी, यार वैसे ही अगर आप यहां देखोगे, अगर बेसमेंट अगर इसको देखोगे आप, अगर आप बमन कैप्सूल को देखोगे तो बमन कैप्सूल के अंदर भी आपको इतने प्रोसेसेस मिलेंगे और उन प्रोसेसेस की वजह से इनमें आपको यहां पे भी आपको छोटा छोटा स्पेस देखने को मिल जाएगा, छोटे छोटे स्पेसेस देखने को मिल जाएंगे। ये मान लो एक सेल है, ये दूसरी सेल है, कह रहे ऐसे करके जितनी भी सेल्स यहां पे आपको पोडोसाइट्स मिलेंगे उनके बीच में स्पेसेस दिखाई दे जाएंगे। इन स्पेसेस को हम स्लिट पोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो आप देख रहे हो, कह रहे ये जो पोर्स देख रहे हो, ये जो स्पेसेस देख रहे हो, कह रहे इस तरीके के बहुत सारे स्पेसेस या पोर्स देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे, इन्हें कहते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट्स। आप देखो यहाँ पे जो बन रहे हैं, ये जो स्लिट्स दिख रहे हैं, ये जो पोर जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इन्हें फिल्ट्रेशन स्लिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट्स। फिल्ट्रेशन स्लिट कहते हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट्स कहते हैं, या इन्हें स्लिट पोर्स कहते हैं। स्लिट पोर्स कहते हैं। बहुत छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स बन जाते हैं इनकी अरेंजमेंट की वजह से। आप देखो यार ये तो हो गए फेनेस्ट्रा, ये हो गए फेनेस्ट्रा। अब कह रहे हैं उसी फेनेस्ट्रा के साथ साथ यहाँ पे आपको ये जो पोर्स दिखाई दे रहे हैं बमन्स कैप्सूल में, इन्हें हम स्लिट पोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लिट पोर्स कहते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट है ये फिल्ट्रेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैंने कहा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन को समझो। पहले आपने समझा साइट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या है, किस जगह फिल्ट्रेशन हो रही है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कह रहे हैं अमाउंट कितना आया, कह रहे 5 लीटर में से 1200 ml आया। उस ब्लड की फिल्ट्रेशन कैसे होगी, आखिर वो मेम्ब्रेन किन चीजों बनी? भाई छन्नी आपने देखा कैसी होती है, छन्नी कैसी होती है? छन्नी में छोटे 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 पोर्स होते हैं, उसी में से तो चाय को छान सकते हो। गन्ने का रस आप छानते हो, किसी को देखोगे कह रहे वो छानने वाला जो छन्नी होता है वो छन्नी कैसा होता है? छन्नी जैसा होता है भाई, एक तरफ हैंडल है, बीच में उसमें पोर्स है। तो हमें हैंडल पे ध्यान नहीं देना है, हमें देख रहा है कि इस मेम्ब्रेन में वो जगह जहां फिल्ट्रेशन होती है वो किस तरीके से अरेंज होती है। तो ग्लोमेरुलस और बमन कैप्सूल कुछ ऐसे अरेंज है, उनमें कुछ ऐसे पोर्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये फिल्ट्रेशन को अलाउ करती है। इस साइट पे फिल्ट्रेशन को ये अलाउ करती है। ये जो जगह आप देख रहे हो इसमें अरेंजमेंट कुछ ऐसी है, ये जो जगह हम देख रहे हैं बमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस कुछ ऐसे अरेंज होते हैं, कुछ ऐसे अरेंज होते हैं कि यहाँ पे जो ब्लड आएगा फिल्ट्रेशन के लिए, जो ब्लड यहाँ फिल्ट्रेशन के लिए आएगा उस ब्लड की फिल्ट्रेशन यहाँ पे की जाएगी। ये ब्लड जो यहाँ पे आएगा ये पहले कैपिलरी में छोटे छोटे डिवाइड हो जाएगा और फिर यहाँ से ये कंटेंट को फिल्टर करेगा। कंटेंट फिल्टर होकर के यहाँ जाएगा। तो फिल्ट्रेशन साइट यही है, यही है वो साइट ऑफ फिल्ट्रेशन, यही है वो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, ये है साइट ऑफ फिल्ट्रेशन। साइट ऑफ फिल्ट्रेशन बहुत बड़ा इतना बड़ा लिखने की क्या ही जरूरत है यहाँ पे, है ना? छोटा लिख देते हैं, थोड़ा छोटा लिख दें। साइट ऑफ फिल्ट्रेशन, ये है साइट ऑफ फिल्ट्रेशन। तो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कंसेप्ट को देखो आप, टाइमली, आप बहुत कम टाइम में ज्यादा, मतलब ये कंटेंट आपको इतने कम टाइम में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। थोड़ा आप भी इसकी इंपॉर्टेंस समझो, एक भी चीज जाया मत जाने देना, वेस्ट मत होने देना। ये जो पढ़ा रहे हैं चैप्टर का नाम भले एक्सक्रीटरी वेस्ट का रिमूवल हो सकता है, चैप्टर का रिलेशन, चैप्टर का कंसेप्ट भले एक्सक्रीटरी वेस्ट हो सकता है, लेकिन आप अपने दिमाग के लिए इसे कचरा मत बनाना। बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेप बता रहा हूं, एक बात को खोल के बता रहा हूं। आप एनसीईआरटी की लाइनें भी देखोगे, एक भी चीज हमने मिस नहीं करी। तो आप जरूर दिल लगा के पढ़ेंगे। इसमें कोई भी ऐसी चीज जो मैं आपको बताऊंगा, हर चीज इंपॉर्टेंट है आपकी समझ के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो पहले मैंने आपको बताया पहली चीज कि जो हमारे बॉडी में यूरिन फॉर्मेशन होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक यूरिया की सिंथेसिस कंप्लीट हो गई, दूसरा है मैकेनिकल एस्पेक्ट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। उसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहां होती है? जो रीनल कार्पसल है वहां फिल्ट्रेशन होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहां की मेम्ब्रेन उसे सपोर्ट करती है। कैसी होती है मेम्ब्रेन? तो आप देखोगे सिंपल स्क्वैमस फ्लैट सेल्स पाई जाती है विद पोडोसाइट्स पाई जाती है। अगर आप इसमें से, अगर आप देखो इसमें से कौन सी सेल पोडोसाइट है, तो ये आपको दिखा सकता हूं मैं। वो सेल जिसमें फीट जैसे प्रोसेस होते हैं, वो सेल जिसमें फीट जैसे प्रोसेस होते हैं, इन्हें कहते हैं पोडोसाइट। क्या नाम इनका? इन्हें कहते हैं पोडोसाइट्स। तो ये दोनों मिलकर के ग्लोमेरुलस और बमन कैप्सूल फिल्ट्रेशन साइट बनाते हैं और फिल्ट्रेशन होती है, जिस वजह से अगला कॉज ऑफ फिल्ट्रेशन, नेक्स्ट हेडिंग होगी कॉज ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन होता क्यों है? कॉज ऑफ फिल्ट्रेशन। तो याद रखेंगे जो फिल्ट्रेशन होता है ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है। जो ब्लड आता है नेफ्रॉन्स के अंदर, ग्लोमेरुलस के अंदर, उस ब्लड के प्रेशर की वजह से होता है। तो कॉज ऑफ फिल्ट्रेशन क्या है? द फिल्ट्रेशन इज कॉज्ड ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट। द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इज कॉज्ड ड्यू टू फिल्ट्रेशन क्यों होता है? ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट। किसकी वजह से होता है? प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से होता है। और पहले भी हम जान चुके हैं ग्रेडियंट, जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो क्या है? वो है डिफरेंस ऑफ प्रेशर। प्रेशर डिफरेंस कह सकते हो इसको, डिफरेंस ऑफ प्रेशर, या इसे प्रेशर डिफरेंस भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब प्रेशर डिफरेंस। क्या नाम है इसका? प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है। अब आप कहोगे कौन सा प्रेशर, किसका डिफरेंस, कौन सा प्रेशर और कौन से प्रेशर की डिफरेंस की बात कर रहे हैं? तो समझने वाली बात यह है कि जो ब्लड यहाँ पे आया है, ध्यान से सुनेंगे, जब ब्लड यहाँ पे आता है, जब ब्लड यहाँ पर आता है, ये देखिए कह रहे हैं ये जब ब्लड यहाँ पर आता है ग्लोमेरुलस में, मैं पहले रफली आइडिया आपको दे देता हूँ, रफ आइडिया आपको दे देता हूँ, रफ आइडिया दे देता हूं। ये ब्लड आया है एफरेंट आर्टरियोल से, एफरेंट आर्टरियोल से ये जाएगा ग्लोमेरुलस में, और ग्लोमेरुलस से बाहर जाएगा ईफरेंट आर्टरियोल से। किससे जाएगा? ईफरेंट आर्टरियोल से। ये रही ईफरेंट आर्टरियोल। ध्यान से देखिए सभी लोग, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। आप फिजिक्स पढ़ते हो, फिजिक्स तो आपको अच्छी तरह से आती है। ये देखो कह रहे ये ब्लड यहां से आ रहा है और जब ग्लोमेरुलस में जाएगा, आप देखें जैसे ही ये ग्लोमेरुलस में जाएगा, ये है ग्लोमेरुलस, पहले समझे इसको। ग्लोमेरुलस में जब ब्लड जाएगा तो यहाँ पे ये जब ग्लोमेरुलस में आएगा ब्लड, आप देख सकते हो, कह रहे एंट्री पॉइंट, कह रहे ये रोड चौड़ी है, कह रहे ये एंट्री वाला रास्ता चौड़ा है, ये वाला रास्ता वाइड है, एंट्री पॉइंट वाइड है, मतलब ज्यादा ब्लड की एंट्री हो रही है, चौड़े रास्ते से ज्यादा गाड़ियां आ रही हैं, कह रहे ज्यादा गाड़ियां आ रही हैं, लेकिन जो एग्जिट पॉइंट है, इसका एग्जिट पॉइंट है वो नैरो होता है। कैसा होता है? ये पॉइंट नैरो होता है।
एंट्री पे वाइड है, एग्जिट पे नैरो है। इससे क्या होगा आप समझ सकते हो, कहीं भी किसी भी जगह का ट्रैफिक आपने देखा होगा किसी एरिया में, जब 4 लेन रोड से 6 लेन रोड से जब आप जाते हो, गाड़ियां स्विंग स्विंग फास्ट स्पीड से जा सकती हैं, आराम से जा सकती हैं, कई सारी गाड़ियां आराम से जा सकती हैं। लेकिन जैसे ही आप टोल नाके पे पहुंचते हो, जैसे भी टोल बूथ पे पहुंचते हो या शहर की किसी ऐसी जगह पहुंचते हो जब शहर में एंटर करने वाले हो, तो जहां पे पतला रास्ता आ जाता है, नैरो, कह रहे सिंगल रोड पे आ गए, 4 लेन से सीधा सिंगल रोड पे आ गए, अब खाली एक गाड़ी जा सकती है। कह रहे जैसे ही इस तरह का रास्ता मिलता है, इस तरह का रास्ता मिलता है, चौड़ी सड़क से अब आप नैरो टनल में जा रहे हो, पतली सड़क पे जा रहे हो, तो यहां पे ट्रैफिक लोड बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है बच्चों? ये बढ़ जाता है ट्रैफिक का लोड। और जब ट्रैफिक का लोड बढ़ेगा तो इस एरिया में, ये देखो क्या इस एरिया में जहां पे अभी आप हो, इस एरिया में ट्रैफिक बढ़ेगा तो लोड बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, पब्लिक प्रेशर, खूब सारी गाड़ियां यहां ट्रैफिक में फंस जाएंगी, खूब सारी गाड़ियां इस जगह इस ट्रैफिक में फंस जाएंगी और खोजेंगी अल्टरनेट रूट, किसी अल्टरनेट रूट से बाहर निकलने का। यही काम यहां पे ब्लड करता है। ये देखो जब ब्लड यहां पे आता है और यहां से निकलने का रास्ता नैरो होता है, तो यहां से ब्लड निकलने की कोशिश करता है। क्यों करता है? क्योंकि यहां पे प्रेशर बहुत हाई है, यहां पे इस एरिया में इधर हाई प्रेशर है, ट्रैफिक ज्यादा है, हाई प्रेशर से समझो उसे, इस एरिया में प्रेशर ज्यादा है। और जब हाई प्रेशर होगा तो उस हाई प्रेशर को कम करने के लिए यहां से ब्लड भी नीचे मूव करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि इस एरिया में पोर्स है और उसी पोर्स से होकर के ब्लड बाहर निकलने लगेगा। तो इसलिए प्रेशर डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये प्रेशर डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसलिए आप देखें जो प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हुआ है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ है, वो ब्लड की एंट्री की वजह से हुआ है। और यहां जो कॉज ऑफ प्रेशर है इसे कहते हैं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जिसका नाम है, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन हो रहा है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। अब आ गए मेन पॉइंट पे, उस पॉइंट पे जो प्रेशर जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन हो रहा है, उस प्रेशर का नाम है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, एनएफपी। और ये जो एनएफपी है, एनएफपी इज इक्वल टू GHP माइनस BCOP प्लस CHP। अब आप कहोगे सर ये क्या आपने नई भसड़ मचा दी, नया फॉर्मूला क्या लिख दिया? ये आप बायो पढ़ा रहे हो कि केमिस्ट्री के फॉर्मूले या फिजिक्स के फॉर्मूले लिख रहे हो? तो यहाँ पे अब जो प्रेशर है उसे समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा 3 तरह के प्रेशर क्रिएट होते हैं। साइट ऑफ फिल्ट्रेशन पे 3 तरह के फिल्ट्रेशन प्रेशर क्रिएट होते हैं। 3 प्रेशर की वजह से फिल्ट्रेशन होता है। लेकिन ध्यान से मैंने लिखा है 2 प्रेशर आपस में जोड़े हुए हैं और उस मेन से घटाए हुए हैं। ध्यान से सुनिए, एकदम दिमाग की बत्ती खोल के सुनेंगे। कह रहे हैं कि एक प्रेशर वो है जो नीचे की तरफ लग रहा है, मेन प्रेशर जो नीचे लग रहा है वो है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, GHP इसे कहता हूं मैं, इसे कहता हूं GHP। ध्यान से सुनेंगे, कह रहे एक प्रेशर जो नीचे लग रहा है और ये जो 2 प्रेशर हैं ये इसे अपोज कर रहे हैं, ये जो 2 प्रेशर हैं इसे अपोज करते हैं, जो रिजल्ट होता है वही प्रेशर डिफरेंस होता है। देखिए कह रहे ये हाथ इस हाथ को ऐसे दबा रहे हैं, हम 2 लोगों को, एक इंसान का हाथ दूसरे हाथ से अपने हाथ से दबा रहे हैं, ये हाथ इस हाथ से दबा रहे हैं, कह रहे ये इधर ऐसे दबा रहा है, जिसकी ताकत ज्यादा है, कह रहे जिसका प्रेशर ज्यादा है वो दूसरे वाले को दबा देगा, मतलब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। तो देखेंगे कह रहे GHP नीचे लग रहा है और इसे अपोज कर रहे हैं 2 तरह के प्रेशर, 2 प्रेशर अपोज करते हैं, 2 प्रेशर अपोज करते हैं। ये देखें ये 2 प्रेशर अपोज करते हैं और जो रिजल्ट होता है वही होता है फिल्ट्रेशन। ध्यान से पहले बेसिक रफ आइडिया बता दूं, कह रहे हैं GHP नाम का प्रेशर नीचे लग रहा है, GHP नाम का प्रेशर नीचे लग रहा है और CHP एंड BCOP ये 2 प्रेशर इसे अपोज करते हैं। बस यही है कंसेप्ट। कह रहे हैं ये नीचे आ रहा है, ये इसे अपोज कर रहा है, जो रिजल्ट होगा वही कॉज ऑफ फिल्ट्रेशन है, जो रिजल्ट होगा वही। आप कहोगे सर ये 3 नाम लिखे CHP GHP क्या है ये BCOP क्या है ये? तो देखो इधर कह रहे सबसे पहले हम बात करेंगे GHP की, एक एक बात को ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले मैं लिखता हूं GHP, इसे कहते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या नाम है? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कौन सा प्रेशर है भाई? ये कौन सा प्रेशर है? आप लिखोगे इसकी वैल्यू होती है लगभग 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर, 60 mmHg प्रेशर होता है। GHP कौन सा प्रेशर है? ये वो प्रेशर है, द प्रेशर इन द वॉल ऑफ ग्लोमेरुलस, प्रेशर ऑफ ब्लड, द प्रेशर ऑफ ब्लड व्हिच इज एक्सर्टेड क्रिएटेड, प्रेशर ऑफ ब्लड क्रिएटेड इन द वॉल ऑफ ग्लोमेरुलस की वॉल पे जो प्रेशर लग रहा है, मैंने अभी आपको ट्रैफिक दिखाया है, ध्यान से देखो, मैंने जो अभी ट्रैफिक दिखाया है ध्यान से देखो। कह रहे ग्लोमेरुलस की दीवार पर, ये जो ग्लोमेरुलस है इसकी दीवार पर जो ब्लड यहाँ पे आया है, कह रहे ये रास्ता एग्जिट वाला नैरो होने की वजह से ये जो गाड़ियां हैं यहाँ पे जो खड़ी गाड़ियां हैं, कह रहे इनका ट्रैफिक लोड ज्यादा है, इनके हाई ट्रैफिक की वजह से यहाँ जो प्रेशर लगता है वो है GHP। मैंने कहा कितना है? 60 mmHg होता है। कितना होता है? 60 mmHg। पहला प्रेशर हो गया GHP। कह रहे ये वो ब्लड जो अंदर आया है, कह रहे 2 प्रेशर से अपोज कर रहे हैं, नहीं जाने दूंगा, ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े कर नहीं जाने दूंगा, कह रहे इधर से कहां जाएगा रास्ता, नहीं जाने दूंगा, ये अपोज कर रहे हैं। 2 तरह के प्रेशर अपोज करते हैं, 2 तरह के प्रेशर, एक BCOP जिसकी वैल्यू होती है 30 mmHg और एक होता है CHP जिसकी वैल्यू होती है 20 mmHg। ध्यान से देखेंगे क्या है ये, नाम सुने और समझे। कह रहे एक है जिसे कहते हैं BCOP जिसका फुल फॉर्म है ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या नाम है? ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है ये। ब्लड में कोलॉइडल सब्सटेंस पाए जाते हैं, ब्लड में कुछ चार्ज सब्सटेंसेस, नेगेटिवली चार्ज सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। ध्यान से सुने, कह रहे जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है वो नेगेटिवली चार्ज है, आप समझ जाओगे बड़ी आसानी से। कह रहे ये रही फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन और इस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में यहाँ ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसमें कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं, इस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं, ये हैं प्रोटीन्स। ध्यान से सुनेंगे, ये है प्रोटीन, ये है नेगेटिवली चार्ज। कैसी होती है? नेगेटिवली चार्ज्ड होती है। अब देखें बहुत आसान है, मैंने कहा ब्लड जब आता है, ये जो ब्लड आया है ब्लड, इस ब्लड में नेगेटिवली चार्ज फैक्टर्स पाए जाते हैं, नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग फैक्टर्स, कोलॉइडल प्रोटीन्स पाई जाती हैं, एल्ब्यूमिन पाई जाती है, ब्लड में प्रोटीन्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ब्लड में प्रोटीन्स पाई जाती है, नेगेटिवली चार्ज होती है। बड़ा ही आसान है, कह रहे हैं ये भी नेगेटिवली चार्ज और यहां मेम्ब्रेन भी नेगेटिवली चार्ज है भाई साहब। कह रहे ब्लड की प्रोटीन भी नेगेटिव और नेगेटिवली चार्ज मेम्ब्रेन प्रोटीन भी है। तो कह रहे ब्लड से जो प्रोटीन नीचे आना चाहेगी तो भी ये जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है क्या करेगी? ये रिपल्शन करेगी, रिपेल द कोलॉइडल प्रोटीन्स ऑफ ब्लड, ये ब्लड की प्रोटीन्स को रिपेल करेगी।
रिपेल करेगी, रिपल्शन करेगी, और जो रिपल्शन फोर्स जो अपोजिट लग रहा है, ये जो रिपल्शन फोर्स लगेगा अपोजिट नीचे से, यानी ये GHP नीचे आ रहा है और इधर से नीचे से ये नेगेटिव चार्ज कह रहा नहीं जाना है, नेगेटिव चार्ज कह रहा नहीं जाना है, नेगेटिव चार्ज कह रहा नहीं जाना है, ये नीचे आ रहा है नहीं जाना, लेकिन फिर भी वो दबा रहा है उसे, ये दबा रहा है, ये कह रहा नहीं जाना, तो कह रहा जो छोटे-छोटे पार्टिकल्स हैं जो नेगेटिवली चार्ज है वो नहीं जा पा रहे हैं, वो अपोज कर रहे हैं, और वही अपोजिशन फोर्स जो लग रहा है वही है BCOP। इस BCOP की वैल्यू होती है कितनी, इस BCOP की वैल्यू है कितनी, मैंने बताया अभी आपको, ये होती है अप्रोक्सीमेटली 30 मिलीमीटर मरकरी के बराबर। तो एक ऐसा प्रेशर जो कोलॉइडल नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स की वजह से लगता है अपोजिट टू GHP, याद रखेंगे BCOP अपोजिट टू GHP होती है। जो BCOP है अपोजिट टू GHP ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगती है। और तीसरा प्रेशर है CHP, अगले पेज पे चलते हैं। तीसरा प्रेशर है CHP, जिसे कहते हैं कैप्सूल, बोमन्स कैप्सूल से बना है, ये बोमन्स कैप्सूल से बना है, कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भाई साहब, ये CHP जिसकी वैल्यू होती है 20 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, याद रखेंगे। ये भी होता है अपोजिट टू GHP, अपोजिट टू GHP। अब आप कहोगे ये कैसे लगता है, तो देखो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, इसे समझना पर ध्यान से सुनेंगे। कह रहे हैं ये रही मेरी कैप्सूल, ये रहा मेरा बोमन्स कैप्सूल, ये है बमन कैप्सूल। अब ध्यान से सुने, कह रहे हैं मैंने कहा गाड़ी को तो डाइवर्ट करना शुरू कर दिया, ट्रैफिक देख करके गाड़ियां इधर से जब आई तो वो डाइवर्ट होनी शुरू हो गई, इधर निकलने लगी, इधर की तरफ आने लगी। ध्यान से सुने, गाड़ियां इधर आने लगी कैप्सूल की तरफ, लेकिन कह रहे कैप्सूल में पहले से ही यहाँ पे कुछ गाड़ियां ऑलरेडी प्रेजेंट है, कैप्सूल के अंदर फ्लूइड पहले से ही प्रेजेंट है, बोमन कैप्सूल के अंदर ऑलरेडी सम फ्लूइड एग्जिस्ट, यहाँ पे ऑलरेडी सम कैप्सूलर फ्लूइड इज प्रेजेंट, कैप्सूल के अंदर कैप्सूलर फ्लूइड प्रेजेंट है, ऑलरेडी कैप्सूलर फ्लूइड इज प्रेजेंट है, ऑलरेडी कैप्सूलर फ्लूइड इज प्रेजेंट विच अपोजेस, क्या करता है ये, पहले से ही जो लोग बैठे हुए कुर्सी पे वो उठने का नाम लेंगे, कह रहे ना इधर नहीं आना, इधर जगह नहीं है, कह रहे ये प्रेजेंट विच अपोज द फिल्टरिंग फ्लूइड, जो फिल्टर हो रहा फ्लूइड है उस फिल्टरिंग फ्लूइड को अपोज करेगा, और वो प्रेशर जो इसे अपोज करता है वो प्रेशर होता है CHP, जिसकी वैल्यू होती है कम 20 mmHg। लेकिन अब देखिए मैंने क्या कहा, रिजल्टेंट, मैंने कहा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो होता है इट इज इक्वल टू GHP माइनस BCOP प्लस CHP, कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। वैल्यू कितनी हो गई, GHP की वैल्यू है 60 mmHg माइनस BCOP की वैल्यू है 30 mmHg, CHP की वैल्यू है 20 mmHg, तो रिजल्ट हुआ 10 mmHg। कितना हुआ, 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। याद रखेंगे जो NFP है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जिसे कहते हैं, इसी को कहते हैं इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, यही वो प्रेशर है जिसकी वजह से यहां फिल्ट्रेशन संभव हुआ है। दिस इज द कॉज ऑफ फिल्ट्रेशन। कौन सा प्रेशर कॉज करता है, कॉज ऑफ फिल्ट्रेशन। मतलब कुल मिला के कहानी ये है, अगर आपने समझ लिया है तो ये देखें, ये है GHP जो नीचे की तरफ लग रहा है, और इस GHP को अपोज करने वाले दो तरह के प्रेशर हैं। एक तो कह रहे उसकी वॉल में ही खुद, कोलॉइडल सब्सटेंसेस जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होती हैं, कह रहे हैं वो फैक्टर जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज की वजह से अपोज कर रहा है, उसे कहते हैं, ये लगा अपोजिट BCOP। और कह रहे मेम्ब्रेन में जो पहले से ही मौजूद है, वो भी अपोज कर रहा है। तो दो लगे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, इसमें से एक का नाम है, ये जो मेन प्रेशर है आया GHP, मेन प्रेशर जो आया इसका नाम है GHP, जो अपोज कर रहे हैं उसमें से एक है CHP और एक है BCOP। तो ये जब रिजल्टेंट करें, इन सभी का जो रिजल्टेंट होता है, फाइनल जो रिजल्ट होता है, जो फिल्ट्रेशन है, वो फिल्ट्रेशन किस वजह से हो रहा है, NFP, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, जो कि कॉज ऑफ फिल्ट्रेशन कहा जाता है। इसी फिल्ट्रेशन प्रेशर की वजह से दिस कॉजेज फिल्ट्रेशन। बोलो मेरे नौजवानों, मेरे देश के नौजवानों, क्या ये कंसेप्ट जो आपने पढ़ा एक एक बात भेजे में घुसी है? सीधी सी बात, मैंने कहा किडनी में 1 लीटर ब्लड लगभग 1100 ml ब्लड या 1200 ml ब्लड पहुंचता है, दोनों किडनी में अलग अलग 1200, टोटल 1200 ml, नॉट अलग अलग। कह रहे जो हार्ट ने पंप किया है 5 लीटर था वो 1 मिनट में, उसमें से लगभग 20% 1100 से 1200 ml दोनों किडनी में पहुंचता है। अब जब ये दोनों किडनी में जाता है तो वहां फिल्ट्रेशन के लिए ग्लोमेरुलस में पहुंचता है, जहां की मेम्ब्रेन में जो उसकी थिकनेस है वो बहुत कम है और उसके अंदर पोर होते हैं जिसके थ्रू फिल्ट्रेशन होती है, और फिल्ट्रेशन को कॉज करते हैं ये तीन प्रेशर GHP, BCOP और CHP, और रिजल्ट होता है जो कॉज ऑफ फिल्ट्रेशन है उसे कहते हैं NFP, जो कि 10 mmHg होता है, और इसी की वजह से फिल्ट्रेशन होती है, फाइनली फिल्ट्रेट बन जाता है। मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा होता है जिसे कहते हैं ट्यूबुलर सीक्रेशन। मतलब अगर मैं पूरा प्रोसेस आपको एक बार समराइज करूं आपको पूरे प्रोसेस की, तो पूरे प्रोसेस की समरी ये कहती है कि ये जो ग्लोमेरुलस है, जरा ध्यान से समझेंगे यार, ये जो ग्लोमेरुलस है, यहाँ पे ये ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल मिल करके यहाँ पे फिल्ट्रेशन करते हैं, ये ब्लड यहाँ पे आएगा और यहाँ अल्टीमेटली फिल्ट्रेशन हो जाएगा। ये रहा फिल्ट्रेशन की जगह, यहाँ हो जाएगी फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन के लिए ये रहा जगह और यहां आएगा फिल्ट्रेट, ये बनेगा, इसे कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, इसे कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। मतलब ब्लड का फिल्ट्रेशन यहां पे हो जाता है। बमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस मिल करके ये काम करते हैं, बमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस मिल के ये काम करते हैं। ये रहा आपका प्यारा ग्लोमेरुलस। तो ये दोनों मिलकर के फिल्ट्रेशन करते हैं, फिल्ट्रेट बन जाता है। अब क्या होता है, इस फिल्ट्रेट में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, इंपॉर्टेंट कंटेंट होते हैं। मतलब दो तरह के कंटेंट है ये फिल्ट्रेट में दो तरह के कंटेंट होते हैं। अगर आप ओवरऑल अमाउंट देखोगे इसकी, तो आप देखोगे ये 125 ml 1 मिनट पर मिनट बनता है, 1 मिनट में 125 ml फिल्ट्रेट बनता है, जो कि ऑन एन एवरेज 180 लीटर पर डे होता है। मतलब आप देखो ये फिल्ट्रेट बना 180 लीटर पर डे। भाई साहब अगर 180 लीटर पर डे हमारी किडनी से फिल्ट्रेट बनने लगा और ये फिल्ट्रेट हमने यूरिन बना दिया तो मर जाएंगे हम।
यार ये पूरा अभी फिल्ट्रेट है, याद रखेंगे, इसे हम फिल्ट्रेट कहेंगे, यूरिन नहीं कहते। अब ये जो फिल्ट्रेट है वो नेफ्रॉन के अलग अलग रास्ते से होकर के जाएगा, नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट से होकर के गुजरेगा, और इस फिल्ट्रेट में का अप्रोक्सीमेटली 99%, इस फिल्ट्रेट में से अप्रोक्सीमेटली 99% जो होता है, 99% ऑफ फिल्ट्रेट, 99% ऑफ फिल्ट्रेट सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है, सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। 99% को रीअब्सॉर्ब, 180 लीटर पर डे में से 99% को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, उस प्रोसेस को कहते हैं सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, इसे कहते हैं सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, जो दूसरा स्टेप है। और कह रहे कुछ ऐसे कंटेंट जो बॉडी में अननेसेसरीली बढ़े हुए थे, जो फिल्टर नहीं हुए लेकिन बॉडी में अननेसेसरीली बढ़े हुए थे, कह रहे सम मोर अननेसेसरी कंटेंट्स, सम मोर अननेसेसरी कंटेंट्स, अननेसेसरी कंटेंट जो फिल्टर नहीं हुए थे, दे आर एडेड इनटू फिल्ट्रेट। क्या कर दिए जाते हैं? एडेड इनटू फिल्ट्रेट, उन्हें ऐड कर दिया जाता है फिल्ट्रेट में। जो ये जो हम ऐड कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, इसी को कहते हैं ट्यूबुलर सीक्रेशन। ये क्या है? इसे टीएस कह रहे हैं, इसे ट्यूबुलर सीक्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ट्यूबुलर सीक्रेशन। टीएस का मतलब है ट्यूबुलर सीक्रेशन। अब जाकर के यहां जो आएगा कंटेंट, ये जो कंटेंट बनेगा, इसे कहेंगे यूरिन। क्या कहेंगे? इसे कहेंगे यूरिन, जो हम पर डे 1 से 1.5 लीटर बनाते हैं, 1 to 1.5 लीटर्स यूरिन पर डे। क्या करते हैं? यूरिन जो होता है ये हम पर डे प्रोड्यूस करते हैं। मतलब ये आपको समझना है कि यूरिन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। इसमें से पहला स्टेप जो होता है वो होता है फिल्ट्रेशन का, यहाँ पे। उसके बाद नेफ्रॉन के पूरे पार्ट्स में एक होता है, दूसरा स्टेप सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, और तीसरा स्टेप होता है ट्यूबुलर सीक्रेशन का, और फाइनली यूरिन बनती है। फिल्ट्रेट जो होता है 125 ml पर मिनट बनता है, 180 लीटर पर डे होता है, और यूरिन जो होता है वो 1 से 1.5 लीटर पर डे होता है। मतलब ये डिफरेंस आपको समझना होगा कि फिल्ट्रेट और है और यूरिन कुछ और है। फिल्ट्रेट तो खाली ब्लड को छान लिया है बस, फिल्ट्रेट का मतलब ब्लड को छान लिया है। फिल्ट्रेट का मतलब जो फिल्ट्रेट बना है, फिल्ट्रेट का मतलब है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड के बाद जो बना कंटेंट है वो है फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट कौन है? फिल्ट्रेट है ब्लड को छानने के बाद बना हुआ कंटेंट, जिसका मतलब होता है फिल्ट्रेट बराबर क्या होता है? फिल्ट्रेट इज इक्वल टू ब्लड माइनस, ब्लड में से हम उन चीजों को निकाल दें, ब्लड माइनस जो बड़े बड़े कंपोनेंट होते हैं, जैसे फॉर्म्ड एलिमेंट, जो सेल्स होती हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो होते हैं उन्हें निकाल देंगे, प्लस जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, प्लाज्मा प्रोटीन, मतलब ब्लड के इन कंटेंट्स को अगर निकाल दोगे आप, तब जाकर के फिल्ट्रेट बनेगा। तो फिल्ट्रेट इज इक्वल टू ब्लड माइनस फॉर्म्ड एलिमेंट्स प्लस प्लाज्मा प्रोटीन, ये होता है फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट में हर वो चीज होती है जो ब्लड प्लाज्मा में होती है, फिल्ट्रेट में हर वो चीज होती है, ऑल कंटेंट्स ऑफ प्लाज्मा कैन बी फिल्टर्ड, इज प्रेजेंट इन फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट में सब कुछ है, फिल्ट्रेट में सब कुछ है, ऑल कंटेंट जो भी प्लाज्मा में वो सब प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन द फिल्ट्रेट एक्सेप्ट द प्लाज्मा प्रोटीन्स। एक्सेप्ट, मैंने बताया था नेगेटिवली चार्ज होती है प्रोटीन, वो छन नहीं रही, वो वापस चली गई, रिपेल हो गई, तो कह रहे वो एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन्स। अगर हम उनको छोड़ दे तो बाकी सब कुछ जो ब्लड में था, प्लाज्मा में था, वो फिल्टर होकर के आ चुका है। तो ये जब फिल्टर बनता है, तो फिल्ट्रेट होने के बाद ये 2 स्टेप्स अनिवार्य हैं, जो इसमें से 99% ऑफ द फिल्ट्रेट को रीअब्सॉर्ब करके उसमें कुछ कंटेंट्स को ऐड करके फाइनली यूरिन बनाता है, जो 1 से 1.5 लीटर पर डे होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसमें तो पहला प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिया है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। बाकी दोनों प्रोसेस डायग्रामेटिकली हमें समझना है। एक और टर्म जरूर समझ लें, जाते जाते एक और टर्म और समझ लें, जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इसे शॉर्ट फॉर्म में GFR कहा जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहा जाता है। और सीधा सा डेफिनेशन इसका लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट, जो भी मैंने आपको बताया, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड इन अ मिनट, 1 मिनट में, इन अ मिनट, 1 मिनट में, फ्रॉम ऑल द नेफ्रॉन्स, बोथ किडनीज, दोनों किडनीज में कितनी अमाउंट फिल्ट्रेट बनी है, उसी को कहते हैं हम रेट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्मेशन इन 1 मिनट, जो कि अप्रोक्सीमेटली 125 ml इन 1 मिनट होता है, और जो कि अप्रोक्सीमेटली 180 लीटर्स पर डे होता है, 180 लीटर्स पर डे। अब देखते हैं हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है। हमारी एनसीईआरटी की लाइनों को जरा फटाफट से देख लेते हैं कि क्या कहती है हमारी एनसीईआरटी। यार एनसीईआरटी हमारी कहती है, एनसीईआरटी कहती है, थोड़ा ब्लर है आपके पास एनसीईआरटी, जरूर मुझे लगता नहीं इतना ब्लर है, क्योंकि मुझे तो स्क्रीन पे बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। आप जरा ध्यान से देखेंगे, कह रहे यूरिन फॉर्मेशन में पढ़ भी रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 3 मेन प्रोसेसेस। क्या करता है यूरिन फॉर्मेशन? 3 मेन प्रोसेस को इंक्लूड करता है, जिनमें से पहला स्टेप होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा है रीअब्सॉर्प्शन, और तीसरा होता है सीक्रेशन। ये 3 स्टेप में प्रोसेस कंप्लीट होता है, जो कि नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट में होता है। सबसे पहले स्टेप की मैं बात कर रहा हूं, फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। फर्स्ट स्टेप है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, व्हिच इज कैरीड बाय द ग्लोमेरुलस, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ये रहा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, जो बहुत ही माइन्यूट छोटे छोटे पोर्स में प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है। ऑन एन एवरेज मैंने बताया आपको 1100 से 1200 ml, ये सब डेटा है, इसको याद रखना है, कंसेप्ट है, इसे समझ लेना है। हार्ट ने पंप किया 5 लीटर, उसमें से 1/5 20% पार्ट जो होता है वो किडनी में जाता है, 1100 to 1200 ml किडनी में फिल्ट्रेशन के लिए गया है पर मिनट। 1 मिनट में ये फिल्ट्रेशन के लिए जाने वाली अमाउंट जो होती है वो होती है, व्हिच कांस्टिट्यूट 1/5 ऑफ द ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल, मतलब कार्डियक आउटपुट का 1/5 पार्ट किडनी में जाता है। ग्लोमेरुलर कैपिलरी जो होती है, वहां का जो प्रेशर होता है वो कॉज करता है फिल्ट्रेशन। मैंने बताया था GHP, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, उसी की वजह से फिल्ट्रेशन हो रही है। 3 लेयर्स वहां पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, कौन कौन सी 3 लेयर होती है? सबसे पहली इंडोथीलिया जो ग्लोमेरुलस में पाई जाती है, एपिथीलिया और बमन कैप्सूल, और उनके बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। तो ये 3 मेम्ब्रेन आप याद रखेंगे, एक इंडोथीलिया, दूसरा बमन कैप्सूल की एपिथीलिया, और तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा इन दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये तीनों चीजें मिलकर के बनाती हैं फिल्ट्रेशन साइट। और फिर पॉइंट बताया था मैंने, बमन कैप्सूल के अंदर पोडोसाइट्स पाई जाती हैं, जो ऐसे अरेंज्ड होती है इंट्रिकेट मैनर में, इसकी वजह से छोटे छोटे स्पेस बन जाते हैं, जिन्हें फिल्ट्रेशन स्लिट कहते हैं या स्लिट पोर कहते हैं। ब्लड इन्हीं के थ्रू फिल्टर होता है, और इसी प्रोसेस को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है। ये बातें हमने डिस्कस कर ली कि फिल्ट्रेशन साइट पे किस तरीके से फिल्ट्रेशन हुई है, एक एक लाइन, एक एक बात हमने अभी पूरा डाइसेक्शन करके खोल के नेफ्रॉन को पढ़ा है हमने। अगला देखें, अगला पेज कहते हैं अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट जो फॉर्म होता है, उसे हम कहते हैं किडनी में पर मिनट, उसका नाम होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट।
ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप जरूर याद कर लेंगे। ये डेटा भले ही है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्मेशन 125 ml पूरे नेफ्रॉन में 1 मिनट में होता है, सारे नेफ्रॉन मिला करके, जो कि 180 लीटर पर डे होता है। ये इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की लाइन है। क्या है अब ये जो प्रोसेस, ये जो अगला पॉइंट है, ये जो देख रहे हो, ये हम पढ़ेंगे जब रास का मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ये जो अरेंजमेंट है, स्पेशल सेटअप है, किडनी है बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। किडनी का जब हार्मोनल कंट्रोल पढ़ेंगे वहां पे इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे एक स्पेशल अपरेटस पाया जाता है जिसे जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस कहते हैं, जेजीए कहते हैं। इसकी अरेंजमेंट किस तरीके से जीएफआर को प्रभावित करती है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इट विल बी डिस्कस्ड लेटर, जब रास मैकेनिज्म पढ़ा जाएगा, RAAS के बारे में बताऊंगा, वहां पे इसको समझ में आएगा आपको। इसलिए अभी आप इस अरेंजमेंट को बिल्कुल ऐसे ही जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे और आगे पढ़ेंगे क्या कि अगला प्रोसेस जब शुरू होता है, अ कंपैरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर डे। ध्यान से सुनिए, यार वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट पर डे कितना बनता है, 180 लीटर पर डे बनता है। वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट 180 लीटर पर डे बनता है और इस वॉल्यूम को कंपेयर करो, कह रहे यूरिन आप कितना रिलीज करते हो, वो है 1 से 1.5 लीटर पर डे। क्या मतलब समझ में आ रहा है, कह रहे 180 लीटर फिल्ट्रेट बना और उसमें से खाली 1.5 लीटर आप बॉडी से बाहर यूरिन निकालते हो। इसका मतलब क्या समझ में आया, यार इस कंपैरिजन को देख के ये समझ में आता है कि इसका मतलब जो फिल्ट्रेट बनता है 180 लीटर, उसमें से मेजॉरिटी बहुत बड़ी अमाउंट को हम वापस रिटेन कर लेते हैं, उसमें से बहुत बड़ी अमाउंट को, दैट सजेस्ट दैट नियरली 99% कितना 99% ऑफ द फिल्ट्रेट हैज टू बी रीअब्सॉर्ब्ड, वापस इन्हें रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड रीअब्सॉर्प्शन। द ट्यूबुलर एपिथेलिया इन डिफरेंट नेफ्रॉन, मैंने बताया था आपको, नेफ्रॉन में ऐसी मेम्ब्रेन्स होती हैं जो एक्टिव या पैसिव, कह रहे हैं ये देखो, ये ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलिया होती है। पीसीटी में ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलिया मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन 70% टू 80% कंटेंट का रीअब्सॉर्प्शन पीसीटी कर लेता है अपने इसी ब्रश बॉर्डर्ड अरेंजमेंट की वजह से। कह रहे नेफ्रॉन को नेचर में ऐसा डिजाइन किया है कि जो फिल्ट्रेट बनेगा उसमें एसेंशियल कंटेंट जो होंगे वो भी यूरिन में लॉस नहीं होंगे, वो वापस बॉडी से रीअब्सॉर्ब कर लेती है। उसके लिए कह रहा है स्पेशल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन में चीजों को वापस कर लिया जाता है, वो एक्टिव हो या पैसिव हो, एब्जॉर्प्शन किया जाएगा। अगर एनर्जी खर्च होगी, एटीपी खर्च होगी तो एक्टिवली, अगर एनर्जी खर्च नहीं होगी तो पैसिव। यही कंसेप्ट है, एक्टिवली हो या पैसिवली हो, चाहे वो एनर्जी का इनपुट ले, चाहे वो पैसा खर्च करे या बिना पैसा खर्च किए करे, डिफ्यूज करके डिफ्यूजन करके करे, उसे कहते हैं। ये एक्चुअल मैकेनिज्म है। फॉर एग्जांपल कह रहे एग्जांपल के तौर पर आप देखोगे ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, सोडियम आयंस है, कह रहे इनका एब्जॉर्प्शन सिंपल अगर देखें तो इनका एब्जॉर्प्शन करने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एक्टिवली मतलब एटीपी इज रिक्वायर्ड। किसी भी कंटेंट के एब्जॉर्प्शन के लिए अगर एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है तो उसे कहते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन। ध्यान से सुनेंगे, इसको ध्यान से समझेंगे। यानी एक्टिव एब्जॉर्प्शन करते हैं, लेकिन जिसके लिए एनर्जी की जरूरत नहीं है, जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट का एब्जॉर्प्शन करना हो, वाटर का एब्जॉर्प्शन करना हो, पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है और इनके लिए नो एटीपी इज रिक्वायर्ड। तो इस रीअब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को आप समझोगे डिटेल में, हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म जो रीअब्जॉर्प्शन का है नेक्स्ट क्लास में, कि कैसे चीजों को रीअब्जॉर्ब किया जाता है। कुछ खास पॉइंट्स हैं जिनको यहां फोकस कराया गया एनसीईआरटी के इन लाइनों में, वो आपको यहां समझा दिया। मैंने कहा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर आल्सो अकर्स पैसिवली इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन। याद रखेंगे मैक्सिमम वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होता है ऑफ वाटर, पानी का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होता है वो पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होता है। 70 to 80% कंटेंट वाटर जो होता है वो यहां एब्जॉर्ब हो जाता है। मैक्सिमम वाटर पीसीटी में एब्जॉर्ब होता है। मैक्सिमम किसी भी चीज का एब्जॉर्प्शन का पूछा जाएगा, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ द फिल्ट्रेट टेक्स प्लेस, तो आप बताओगे पीसीटी में, क्योंकि वहां की सेल ब्रश बॉर्डर होती है। मैंने कल ही बताया था आपको, ब्रश बॉर्डर का मतलब जो सरफेस एरिया बढ़ाती है और जो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन कराती है। फिर देखिए कह रहे यूरिन फॉर्मेशन के दौरान कुछ ऐसे सेल्स भी होती हैं, ट्यूबुलर सेल्स होती हैं, जो कंटेंट जो बताया था मैंने कहा जो कंटेंट कह रहे बाहर से एक्स्ट्रा ऐड किए जाते हैं ट्यूब्यूल के अंदर, इसे कहते हैं ट्यूबुलर सीक्रेशन। मतलब कुछ ऐसा प्रोसेस भी हो रहा है, फिल्ट्रेट रीअब्सॉर्ब हुआ प्लस कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल कंटेंट को ऐड किया जाता है जो बॉडी में एक्सेस में है या बॉडी में पीएच बैलेंस के लिए, ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए किया जाता है। क्या कह रहे ऐसा प्रोसेस दैट सीक्रेट द सब्सटेंसेस। ध्यान से सुनिए, कह रहे H+ आयंस को, K+ आयंस को और अमोनिया को कह रहे नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल में ऐड किया जाता है, इसे ट्यूबुलर सीक्रेशन कहते हैं। मतलब अगर हम बात करें तो इस पूरे नेफ्रॉन के अंदर, मैंने आपको बार बार समझाने की कोशिश करी है, इसको समझ लेंगे आप नेक्स्ट क्लास में और इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन से पार्ट में किसका एब्जॉर्प्शन होता है, कौन से पार्ट में कौन एब्जॉर्ब होता है, ये नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अभी हम केवल एक रफ आइडिया ले रहे हैं, यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। यार यहाँ देखो, यार ये जो है आपका नेफ्रॉन, इसमें मैंने कहा कि जो यूरिन बनेगा, जो फिल्ट्रेट बनेगा, वो बनेगा 180 लीटर्स पर डे। 180 लीटर आया। इसका मैक्सिमम कंटेंट, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स हो, ग्लूकोज हो, अमाइनो एसिड हो, ग्लूकोज या अमाइनो एसिड, ये सारे कंटेंट रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। इनका रीअब्सॉर्प्शन होता है। आयंस का, सोडियम आयंस का, वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होता है। ये सब इंपॉर्टेंट कंटेंट का रीअब्सॉर्प्शन होता है। लेकिन बहुत सारी चीजें जब रीअब्सॉर्ब होने लगती हैं तो बॉडी में क्या होने लगता है, सॉल्ट का लेवल डिस्टर्ब होने लगता है और इसी लेवल को वापस बैलेंस करने के लिए कुछ चीजें जैसे पोटेशियम आयन या फिर H+ आयंस, पोटेशियम आयंस या H+ आयंस, ये आयंस इसमें ऐड किए जाते हैं। ये देखो H+ आयंस को ऐड किया जा रहा है, H+ आयंस या पोटेशियम आयंस ऐड किया जा रहा है। ये पीएच बैलेंस के लिए, ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए कुछ अमोनिया ऐड की जा रही है। ये कुछ कंटेंट ऐसे हैं जो नाइट्रोजनी है या फिर सॉल्ट है। इनको ऐड करके हम ट्यूबुलर सीक्रेशन कर रहे हैं, ट्यूबुलर सीक्रेशन कर रहे हैं और कुछ का सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन कर रहे हैं। सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन मैंने कहा इस टोटल में से 99% फिल्ट्रेट रीअब्सॉर्ब हो गया, 99 रीअब्सॉर्ब, और फाइनल जो बचा वो यहां नेफ्रॉन से बाहर निकलेगा, वो है यूरिन। तो इस यूरिन फॉर्मेशन के मैकेनिज्म में जो 3 मेन स्टेप्स हैं मैंने आपको बताए, एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा ट्यूबुलर सीक्रेशन और सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। नेक्स्ट क्लास में हम सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन पढ़ के आना आप सभी लोग, रीअब्सॉर्प्शन सेलेक्टिव और प्लस ट्यूबुलर सीक्रेशन, इन दोनों को डिटेल में पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट क्लास में।
इन दोनों को डिटेल में पढ़ाऊंगा अगली क्लास में, पूरी तैयारी करके पूरा अच्छे से आप एक बार पढ़ लो जो मैंने आपको बताया। एनसीईआरटी से एक बार पढ़ो, क्लास को पहले आप समझ लो अच्छे तरीके से, उसके बाद एनसीईआरटी को थोड़ी पढ़ोगे, अंडरलाइन करते जाओगे, दिमाग में पूरे भेज में बैठती जाएंगी बातें, क्योंकि पूरा कंसेप्ट समझाया आपको आज की क्लास में। एक एक बात बोलिए, एक एक बात समझाइए, कोई इधर उधर की बात नहीं करनी है, केवल कंसेप्ट समझना है, केवल अंडरस्टैंडिंग करनी है। इधर उधर बात करने के लिए और भी लोग मिल जाएंगे, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे। इधर उधर की बात करें बगैर केवल कंसेप्ट पढ़ेंगे अपनी क्लास में। ये हमारी क्लास है जिसका टारगेट है नीट 2024। हमारे इस बैच का टारगेट है नीट 2024 क्रैक करना, जूलॉजी में 180 आउट ऑफ 180 लेकर आना, और कोशिश करेंगे पूरे के पूरे बच्चे 650 प्लस का टारगेट करें, 700 का टारगेट करें, ताकि नीट को बेहतरीन तरीके से आप क्रैक करें, बेस्ट कॉलेज में पहुंचेंगे मेरे बच्चे। लेकिन उसके लिए पढ़ना भी बेस्ट पड़ेगा, करना भी बेस्ट पड़ेगा। तो आज का सेशन खत्म करने से पहले जल्दी से दो चार सवाल लगा लेते हैं, फटाफट से करोगे आप लोग, बिना टाइम वेस्ट किए, बिना टाइम वेस्ट किए आप लोग क्वेश्चन करोगे, मैं बताता हूं आंसर। वासा रेक्टा माइन्यूट वेसल होती है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क में, जो कैसे रन करती है आपको याद होगा, वासा रेक्टा लूप ऑफ हेनले के पैरेलल रन करती है, रन्स पैरेलल टू लूप ऑफ हेनले। तो आंसर हमारा बन जाएगा सेकंड ऑप्शन, यू शेप्ड ट्यूब होती है वासा रेक्टा, जो लूप ऑफ हेनले के बिल्कुल पैरेलली रन करती है। अगर मैं कहूं ये हमारी लूप ऑफ हेनले है जो हेयर पिन बेंड बनाती है, इसी के पैरेलली यू शेप की एक ट्यूब जो बिल्कुल पैरेलल रन करती है, इसी को कहते हैं वासा रेक्टा। ये है लूप ऑफ हेनली, हेनले इज लूप है ये। तो आंसर क्या बन जाएगा, सेकंड ऑप्शन बन जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, रिमूवल ऑफ पीसीटी। अगर हम पीसीटी निकाल दे, मैंने कहा था वाटर का सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन करता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मैक्सिमम वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। तो अगर मैं पीसीटी को निकाल दूं तो सारा का सारा वाटर यूरिन में चला जाएगा, मतलब अपने बॉडी से 70 to 80% वाटर को लॉस करने लगेंगे, वेरी हाईली डाइल्यूटेड यूरिन, मोर डाइल्यूटेड यूरिन। तो आंसर बन जाएगा सेकंड ऑप्शन। पानी जब यूरिन में बढ़ेगा तो क्या होगा, डाइल्यूशन बढ़ जाएगा, बॉडी से बहुत ज्यादा वाटर लॉस हो जाएगा। अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म पर डे, ह्यूमन किडनी में कितना फिल्ट्रेट पर डे बनता है, 180 लीटर पर डे बनता है। बहुत ही आसान सा सवाल है, आज पढ़ा था आपने। आंसर बन जाएगा फोर्थ ऑप्शन, 180 लीटर्स पर डे क्वेश्चन में पूछा हुआ। मैक्सिमम वाटर रीअब्जॉर्प्शन कहां होता है, वाटर का मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में होता है। आंसर बन जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ग्लूकोज अमीनो एसिड सोडियम का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, मैंने बताया था एटीपी चाहिए इनके लिए, सोडियम ग्लूकोज और इनके एब्जॉर्प्शन के लिए एटीपी इज रिक्वायर्ड, और जहां एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जहां भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ऐसा एब्जॉर्प्शन जो होगा वो एक्टिव कहा जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाएगा। तो आंसर बन जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, खत्म है आज का खेला समाप्त। आज के होमवर्क बच्चों की भारी डिमांड थी कि सर मॉड्यूल्स के क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर भी बता दीजिए, तो जनता की भारी डिमांड पर ये भी बता दिया है आपके लिए, ये भी करने को तैयार है। क्वेश्चन नंबर भी मैं बताऊंगा, आप क्वेश्चन नंबर लगा लें। एक्सरसाइज 1 और 2 के क्वेश्चन है 16 to 21 और 25 से 35 नंबर, प्लस आपको डीपीपी सॉल्व करनी है, और आपको यहाँ एनसीईआरटी और क्लास नोट को एकदम दिल लगा के पढ़ना है, दिल से पढ़ना है, दिल से पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है, और खत्म करेंगे आज का खेला। आज की क्लास यही करेंगे समाप्त, बहुत हो चुकी पढ़ाई, अब थोड़ा करेंगे रेस्ट, लेकिन रिवीजन करना बहुत जरूरी है। क्लास करने के बाद एक बार रिवीजन जरूर करें, क्लास नोट से नोट को रिवाइज करके एनसीईआरटी उठाएं और एक लाइन से पूरा पढ़ डालें। नेक्स्ट क्लास में हम सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन के मैकेनिज्म को डिटेल में पढ़ेंगे। पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, दिल लगा के पढ़े बच्चों। नीट 2024 आपका इंतजार कर रहा है, उस रेस में आप शामिल हो चुके हो और उस रेस तक आपको रेस को जीत के आना है। थैंक यू सो मच, इसी के साथ विदा लेता हूं, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। लव यू ब्रो, लव यू ऑल, थैंक यू।